हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? बहुत शानदार, बहुत मजेदार, एकदम सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। ऑलमोस्ट 20 डेज बाद, नहीं 21 डेज बाद हमारा एग्जाम है, 25, 26 और 27 को। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुमने अपना रिवीजन एक बार एटलीस्ट कवर कर लिया होगा और जो चीज़ हम जैसा प्लान कर रहे हैं वैसा हो रहा होगा। और अगर नहीं भी हो रहा है, 85% भी हो रहा है तो काफ़ी है। ज़्यादा परेशान मत हो इस चीज़ को लेके। This is going to be the last video on unit number 4 PYQs of 2023, where we'll be discussing the four shifts, the shift 1, shift 2 of June and shift 1 and shift 2 of December. ठीक है, आई नो थोड़ा सा डिले पे चल रहा है बट ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वगैरह, थ्रॉट इन्फेक्शन, इतना सब कुछ हो रहा है। बट आई एम ट्राइंग कि मैं फटाफट तुम लोगों को सारे पेपर कंप्लीट करके दे दूँ बाय 15th और 16th। आई एम डेफिनेटली ट्राइंग ऑन इट। ठीक है, सो आज की कहानी क्या है हमारी? PYQs ऑन यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग। तो इम्यूनो के यूजुअली क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो इम्यूनो से रिलेटेड अपन बातचीत कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? शिफ्ट 1 सेक्शन बी 23 जून। ओके, सो क्या बोला गया यहाँ पे? एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर ए was switched with extracellular domain of another receptor B। ठीक है, तो जैसा बोला गया वैसा कर देते फटाफट से। ये हमारा एक रिसेप्टर था, तो इस तरीके से ये ए रिसेप्टर था। इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन कुछ ज्यादा कर दिया मैंने, एक मिनट। हाँ, इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन हटाया है यहाँ से और एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन लगा दिया है बी का लगा देते एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। ये बी का एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन लगा दिया। क्या बोला गया आगे देखते हैं अपन। इससे क्या बना? अपना काइमेरिक रिसेप्टर बन गया, ऑब्वियसली रेड और येलो का मिक्स हो गया, काइमेरिक रिसेप्टर बन गया है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑन द फंक्शनैलिटी, कोई भी फंक्शनैलिटी में बदलाव नहीं हुआ है डोमेन्स की, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर अपना काम कर रहा है, इंट्रासेलुलर अपना काम कर रहा है काइमेरिक रिसेप्टर में। तो आपको बताना है व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम इन द प्रेजेंस ऑफ द लिगेंड फॉर रिसेप्टर बी। तो अब क्योंकि हमारे पास में ऊपर एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जो है वो बी के लिए है, रिसेप्टर बी के लिए है, तो यहाँ पे अगर बी लिगेंड आता है तो ऑब्वियसली, या लाइगेंड आता है तो वो बाइंड कर सकता है। तो वो बाइंड करेगा तो यहाँ पे वो एक्टिवेशन करवाएगा। लेकिन जब वो अंदर एक्टिवेशन करवाएगा तो बाहर का डोमेन काम कर रहा है, अंदर का डोमेन काम कर रहा है। तो जब वो बाहर वाले डोमेन पे लगेगा, मतलब बी लिगेंड जो बी रिसेप्टर पे लगेगा, तो अंदर क्या इफेक्ट आएगा? अंदर तो ए का इफेक्ट आएगा ना, क्योंकि अंदर तो येलो वाला रिसेप्टर है, येलो वाला रिसेप्टर क्या है? ए वाला रिसेप्टर है। तो अल्टीमेटली ये इसका आंसर होना चाहिए। देखते हैं अपन क्वेश्चन क्या दे रखा है। आई मीन ऑप्शंस, द लिगेंड विल एक्टिवेट द पाथवे नॉर्मली ट्रिगर्ड बाय रिसेप्टर ए। या दिस इज ट्रू। दूसरे ऑप्शन का दे रखे हैं, लिगेंड विल एक्टिवेट द पाथवे नॉर्मली ट्रिगर्ड बाय रिसेप्टर बी। नहीं, रिसेप्टर बी तो अंदर है ही नहीं, तो फिर कैसे कर पाएगा वो? द काइमेरिक रिसेप्टर विल फेल टू ट्रांसड्यूस एनी सिग्नल इन रिस्पॉन्स टू द लिगेंड। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नो इफेक्ट ऑन फंक्शनैलिटी। द काइमेरिक रिसेप्टर विल कॉज कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिवेशन ऑफ दिस सिग्नलिंग पाथवे। कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिवेशन जैसा भी नहीं है क्योंकि वो इफेक्ट जो है फंक्शनल जैसे पहले हो रहे थे वैसे अभी भी हो रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया अपना? 1। नेक्स्ट, अगला सवाल क्या है भैया? कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आपसे पूछा गया इनकरेक्ट। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है एवीआर ए विरुलेंस प्रोटीन के बारे में है। इसका फंक्शन क्या होता है ये तुम मुझे बताओगे कमेंट में। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए विरुलेंस प्रोटीन? और ए विरुलेंस प्रोटीन के बारे में सवाल दे रखा है यहाँ पे। तो ए विरुलेंस प्रोटीन प्रीडोमिनेंटली हैव सेक ए सिक्रीशन सिग्नल्स एंड डेफिनेटली यही इनकरेक्ट है। अगर किसी ने एवीआर प्रोटीन, ए विरुलेंस प्रोटीन के बारे में पढ़ा है तो यूजुअली ये कुछ स्पेसिफिक होस्ट के अगेंस्ट कुछ पैथोजन सिक्रीट करते हैं फॉर देयर, अब पूरा फंक्शन तो मैं नहीं बताऊंगा, तो तुम्हारा काम है तो उसके बारे में ढूंढना है। बट ये कुछ पैथोजन सिक्रीट करते हैं प्लांट होस्ट के अगेंस्ट। और बेसिकली ये जो पूरा सिस्टम चलता है ये टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम T3SS के थ्रू चलता है। और ये सेक ए जो सिक्रीशन सिग्नल है ये बेसिकली आपका एक नॉर्मल जो ये वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है उसका सिस्टम है, सिक्रीशन सिस्टम है। तो ऑब्वियसली ये जो नॉर्मल सिक्रीशन सिस्टम है उसके थ्रू नहीं होता है, ये स्पेशलाइज सिक्रीशन सिस्टम के थ्रू होता है। सो एवीआर प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर सिक्रेटेड थ्रू अ टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम। दिस इज परफेक्टली फाइन। इसमें होता क्या है टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम में, दैट देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ सिरिंज। जैसे इंजेक्शन के आगे जो सुई लगी होती है, तो जैसे देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ सिरिंज। और ये जो सिरिंज होती है ये बेसिकली आपके जो प्लांट सेल है इसके अंदर ऐसे पेनिट्रेट करते हुए उसके साइटोप्लाज्म में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको यहाँ पे रिलीज करवा देती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। होता क्या है इससे? हाइपर सेंसिटिविटी आती है जिसको हम बोल रहे हैं हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स एंड पैथोजेनिसिटी क्लस्टर प्रोटीन्स आर इन्वॉल्वड इन द सिक्रीशन ऑफ एवीआर प्रोटीन। डेफिनेटली इट इज ट्रू। अब जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके लिए सही है, नहीं पढ़ा है तुमने तो मत लोड लो, इस तरह के सवालों को स्किप करो, ज्यादा परेशान मत हो। फिर अगला आता है, सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द T3SS पाथवे आर कंजर्व्ड बिटवीन एनिमल एंड प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। या डेफिनेटली ये भी सही है क्योंकि अगर तुमने ध्यान दिया हो तो ये
जो अपना ये क्या नाम है यार इसका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस, एग्जैक्टली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस। इसके अंदर भी हम लोग सिक्रीशन सिस्टम, टाइप 2 सिक्रीशन सिस्टम वगैरह के बारे में बात करते हैं। तुमने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, वो पूरा सेटअप बनाता है और फिर अपना डीएनए वगैरह डालने के लिए और वो सारी चीजें, तो वो यहाँ पे काम करता है। इसके अलावा हमारे अंदर भी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो ये टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम का सेटअप यूज करते हैं या टाइप 2 सिक्रीशन सिस्टम यूज करते हैं। तो ये कंजर्वेशन तो है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला, ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट, आई मीन ए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कोलेरा टॉक्सिन इन कॉजिंग डायरिया इज बाय। तो ये बचपन में बहुत आसान से सर, जब तुमने सेल सिग्नलिंग पढ़ी होगी उसमें जब जीपीसीआर पढ़ा होगा तो तुमने जीएस और जीआई को कैसे पता करते हैं उसके बारे में पढ़ा होगा। तो तुमने कोलेरा टॉक्सिन और पर्ट्यूसिस टॉक्सिन पढ़ा होगा। कोलेरा टॉक्सिन में हम क्या बात करते हैं? कोलेरा टॉक्सिन में हम यही बात करते हैं कि सर कोलेरा टॉक्सिन में क्या होता है, एडीपी राइबोसाइलेशन हो जाता है। एडीपी राइबोसाइलेशन किसका होता है? जीएस का होता है। जीएस का एडीपी राइबोसाइलेशन होने से वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटिवली चालू हो जाता है। जब कॉन्स्टिट्यूटिवली जीएस चालू होता है तो वो स्टिमुलेट करता है एडिनाइलेट साइक्लेस को। जब वो कॉन्स्टिट्यूटिवली एडिनाइलेट साइक्लिस चलता है तो वो साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ाता है। साइक्लिक एमपी का लेवल जब कॉन्स्टिट्यूटिवली बढ़ा रहता है तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है, साइक्लिक एमपी गेटेड जो आपके चैनल्स होते हैं उस वजह से क्या होता है, इंटेस्टाइनल ल्यूमन में इन्फ्लक्स होता है किसका? पानी का और इलेक्ट्रोलाइट्स का, और उसी वजह से डायरिया हो जाता है। सिंपल, यही सिंपल से सिग्नलिंग है। तो अल्टीमेटली क्या है, कहानी ये है कि एडिनाइलेट साइक्लेस को हमको यहाँ पे चलाने की बात करनी है। देख लेते हैं। इनएक्टिवेटिंग जीआई प्रोटीन, नहीं जीआई प्रोटीन का इनएक्टिवेशन नहीं होता है यहाँ पे जीएस का ओवर एक्सप्रेशन या ओवर एक्टिवेशन कर दिया जाता है एडीपी राइबोसाइलेशन के द्वारा। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। कॉन्टिन्यूअस एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेज या एडिनाइलेट साइक्लेज, हाँ ये बात तो सही है, अभी बात किया अपन ने इस पे। लॉकिंग जीएस प्रोटीन इन एन इनएक्टिव स्टेट, नहीं एक्टिव स्टेट में लॉक कर देता है। और रैपिडली हाइड्रोलाइजिंग जीटीपी जीडीपी, नहीं ये भी नहीं हो रहा ना, क्योंकि जीएस जो है एडीपी राइबोसाइलेशन उसका क्या हुआ, उसकी गैप एक्टिविटी तो इनहिबिट हुई। उसकी जो जीटीपीएस एक्टिविटी, गैप तो दूसरा प्रोटीन हो गया, जीटीपीएस एक्टिविटी जो है वो इनिबिट हुई। अब जीटीपीएस एक्टिविटी इनिबिट हुई तो भैया ये जीटीपी बाउंड कंडीशन में ही रहा। और जब ये जीटीपी बाउंड कंडीशन में रहा तो ये हमेशा क्या लेगा, मजे मारता रहेगा और क्या, और ये हमेशा काम करता रहेगा। और जीएस हमेशा काम करता रहेगा तो तुम जानते हो एडिनाइलेट साइक्लिस को या एडिनाइलेट साइक्लिस को वो कॉन्स्टिट्यूटिवली चालू रखे। सही है, आई होप ये वाला समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, इससे पहले के जो वीडियोस है वो अपलोडेड है, अगर तुमको 19 से बच्चे पे 22 तक के देखना है तो उसके लिए ऑब्वियसली इसी सीरीज में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बाकी मैं आई बटन में और उसके लिए डाल दूंगा, तो वहां से भी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और मॉक टेस्ट 2 तुम्हारा अपलोड हो चुका है। मॉक टेस्ट 2 जो पीबीपीटीएस वाले बच्चे हैं, मॉक टेस्ट 2 अच्छे से दो। मॉक टेस्ट 1 में तुमने काफी कुछ अच्छा स्कोर किया है, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, कुछ लोगों ने अच्छा नहीं किया है, कुछ लोगों ने दिया भी नहीं है। पहले मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे मॉक टेस्ट के लिए, उनको मैंने बढ़ा के 5 कर दिया है। तो अटेम्प्ट का टेंशन मत लो, अच्छे से बस काम करो। ठीक है, सेक्शन ए के सॉल्यूशंस वगैरह मिल जाएंगे तुमको मॉक टेस्ट के, तो वहां से सेक्शन ए तैयार हो जाएगा। और बाकी पीवाईक्यूज अच्छे से कवर करो सेक्शन ए के लिए। चलो आ जाते हैं अपन। अ पेशेंट वाज इंजेक्टेड विद प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव पीपीडी टू डायग्नोस टीबी डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात हो रही है, और अ प्रीवियस एक्सपोजर टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो कभी इसके अंदर क्या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हुआ है या अभी इसके अंदर टीबी की बीमारी तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इसको यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जो हम टेस्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं उस टेस्ट को हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम उसको बोलते हैं टीएसटी, ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट। ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट में बेसिकली कर क्या रहे हैं हम लोग, तो हमने क्या किया यहाँ पे पीपीडी को डाला, उस इंजेक्टेड एरिया को हम लोग अब इंस्पेक्ट कर रहे हैं 48 टू 72 आवर्स लेटर। और उसमें हम ये समझने की कोशिश करें कि इंड्यूरेशन टू डेवलप हुआ है। इंड्यूरेशन का क्या मतलब होता है, जैसे कि मच्छर काटता है अपने को, तो मच्छर काटता है तो वहाँ पे सब बल्ज हो जाता है, तो बल्ज जो होता है वैसा ही कुछ डेवलप हुआ है जहाँ पे हमने क्या डाला है, ये पीपीडी को डाला है। तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है, थिक हार्डन बल्ज और विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। अब क्या होता है, जब मच्छर काटता है तो हमारी स्किन ऐसे ऊपर की उठ जाती है क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फ्लेमेशन होता है तो यहाँ पे बहुत सारा क्या डेवलप हो जाता है, यहाँ पे डब्ल्यूबीसीज वगैरह और ये सब एक्यूमुलेट होती है थोड़ी देर के लिए, और एग्जैक्टली जो आपकी इननेट सिस्टम है बेसिकली वो एक्टिवेट होता है, और उसकी वजह से यहाँ पे बल्ज हो जाता है, प्लाज्मा भराता है यहाँ पे, और इस तरीके से सेम चीज यहाँ पे बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो बल्ज है ध्यान देना वो 48 टू 72 आवर्स लेटर का है। मच्छर काटने के बाद जो बल्ज बनता है वो बिल्कुल मिनट्स में बन जाता है। तो दोनों में अंतर है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये वाला जो मच्छर काटने के बाद डेवलप होता है। नाउ कौन सी सेल्स हमको यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली देखने को मिलेगी, ये सवाल है। न्यूट्रोफिल्स एंड मास्ट सेल्स। अब देखो यार, ये वाली जो न्यूट्रोफिल्स एंड मास्ट सेल्स हैं, ये वाली मच्छर काटने वाली एलर्जिक रिएक्शन के बारे में बातचीत कर रही है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो शुरू शुरू में आ जाएगी क्योंकि इननेट इम्यूनिटी का सिस्टम है ये। ठीक है, दूसरी चीज जो है ये बेसिकली एक्यूट इन्फेक्शन में काम करती है। काय में काम करती है? एक्यूट इन्फेक्शन में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी क्या बच गई अपने पास में,
हेल्पर टी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, डेफिनेटली दिस इज द आंसर। तो हेल्पर टी सेल्स और मैक्रोफेजेस जो रहेंगी ये आपके 48 टू 72 आवर्स में वहां पे बहुत अच्छे से एक्यूमुलेट हो चुकी होंगी अगेंस्ट द पीपीडी, और इसके बेसिस पे आपका जो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेज है वो यहाँ पे चालू हो चुके होंगे। एंड ऑब्वियसली यू नो दैट अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स टेक्स इट रिक्वायर टाइम, और इस तरीके से इसमें ज्यादा समय लगता है। ठीक है, फिर इओसिनोफिल्स एंड मास्ट सेल्स। इओसिनोफिल्स एंड मास्ट सेल्स का क्या मतलब है? इओसिनोफिल्स एंड मास्ट सेल्स फिर क्या हो गई है, ये इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा हो गया। और फिर आग में नेचुरल किलर सेल्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स, अगेन ये भी क्या होते हैं हमारे नेचुरल किलर सेल्स और डेंड्राइटिक सेल्स इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा है। और एक और बात, ये इनेट इम्यूनिटी के साथ साथ में कहाँ पे काम करती है? एलर्जीज में काम करती है। तुमने पढ़ा भी होगा इओसिनोफिल्स के बारे में, और एलर्जीज में काम करती है। तो अल्टीमेटली दिस इज अगेन नॉट दैट रेलेवेंट टू आवर 48 टू 72 आवर कंडीशन। तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी, आसान था क्वेश्चन भी। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सेक्शन सी। अब तुम सोच रहे हो मैं इतना स्पीड से वीडियो को बना रहा हूँ, मैं स्पीड से इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वो नीचे वापस से धड़ धड़ चालू होने वाली थोड़ी देर में धड़ धड़ चालू होने वाली मतलब एक्चुअली नीचे क्या है कि एक फ्रेंचाइजी आ रही है, तो उस वजह से नीचे कंस्ट्रक्शन चल रहा है बेसमेंट, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर बोले ग्राउंड फ्लोर पे, तो ग्राउंड फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और स्टूडियो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो उस वजह से क्या है कि आवाज आ रही है, तो इसलिए मुझे फटाफट करना पड़ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंजम्पशन ऑफ अनट्रीटेड कॉर्न, ध्यान से सुनना है, अच्छा सवाल है ये। कंजम्पशन ऑफ अनट्रीटेड कॉर्न एज अ स्टेपल फूड कॉजेज डिजीज पेलेग्रा। और पेलेग्रा मुझे पता है, तुम जानते हो कौन से विटामिन की कमी से होती है, तो ये होती है विटामिन B3 की कमी से, नियासिन की कमी से, जानते हैं अपन ये बात। प्री ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्न विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रिवेंट्स द डिजीज। ओके, ये बात उन्होंने बोली है। हाँ, प्री ट्रीटमेंट अगर अपन कर दे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो डिजीज जो है वो रुक जाएगी। गिवन बिलो आर ऑप्शन लिस्टिंग पॉसिबल इफेक्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे अपन ने ट्रीटमेंट दे दिया कॉलम एक्स में, और इसमें कॉलम वाई में एंजाइम अफेक्टेड दे दिया है। तो पॉसिबल इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हियर यू आर हैविंग द एंजाइम्स अफेक्टेड। ठीक है, तो ये बात अपने को लिखी हुई है। आगे क्या बोला है जरा इसको देख लेते हैं, एक मिनट रुकना। हाँ, तो यहाँ पे राइट, सो व्हाट वी हैव, जरा देखते हैं यहाँ पे। ट्रिप्सिन या रिलीज ऑफ विटामिन B3 अपॉन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्रीटमेंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्रीटमेंट। तो ये किसके थ्रू होगा? अब यहाँ पे देखो, पहला अपने से पूछा गया है कि सिलेक्ट द करेक्ट मैच रेलेवेंट फ्रॉम प्रिवेंटिंग पेलेग्रा फ्रॉम द ऑप्शंस लिस्टेड बिलो। क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझो, हमको बोला गया है कि हमको विटामिन B3 चाहिए। विटामिन B3 क्यों चाहिए? उसके लिए हमको ये याद होना चाहिए कि भैया पेलेग्रा होता किससे है? विटामिन B3 की कमी से होता है। अगर हमको ये याद नहीं है तो ये सवाल नहीं बनेगा। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, ये सवाल नहीं बन पाएगा। हमको ये पता होना चाहिए कि भैया B3 की वजह से हो रहा है। तो हमको पहली चीज तो समझ में आ गया कि हमको ए के लिए ऑप्शन ढूंढना है, और ए के लिए ऑप्शन ढूंढना है तो वैसे तो सवाल यहीं खत्म हो गया कि ए के ऑप्शन में दे रखा है, और ए ऑप्शन में दे रखा है, और वहीं से सवाल खत्म। बात समझ में आई? तो सवाल तो यहीं खत्म हो गया। अब मैं तुमको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ सवाल बनाना कैसे था। ये तो 15-20 सेकंड का ही काम था इसमें ना, ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है। तो रिलीज ऑफ विटामिन B3 अपॉन कैल्शियम ट्रीटमेंट, तो ये हो रहा है आपका किसकी वजह से? एक्टिविटी ऑफ NAD डिपेंडेंट डिहाइड्रोजनेसेस की वजह से। ठीक है, तो नियासिन जो है ये बेसिकली आपका कोएंजाइम है, और ये आपका अल्टीमेटली क्या करेगा? NAD डिपेंडेंट डिहाइड्रोजनेसेस के लिए काम करेगा, बिकॉज नियासिन जो है वो क्या है आपका, इसका इस एंजाइम्स के कोएंजाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, विटामिन B3 अपॉन कैल्शियम, तो इससे आपका कौन सा एंजाइम अफेक्ट होगा? NAD डिपेंडेंट डिहाइड्रोजनेस, या NAD डिपेंडेंट या NAD डिहाइड्रोजनेस। अल्कलाइन पीएच एड्स इन डाइजेशन, तो इसके लिए तो तुम जानते हो ट्रिप्सिन, एक्टिविटी ऑफ ट्रिप्सिन जो होती है वो अल्कलाइन में होती है। कैल्शियम इंप्रूव्स बोन स्ट्रेंथ, कैल्शियम इंप्रूव बोन स्ट्रेंथ, तो अगर इसकी बात करें अपन जैसे, तो बी का वन बिल्कुल सही है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, लेकिन अपने को क्या काम है? हमको तो प्रिवेंटिंग पेलेग्रा से रिलेटेड था, तो बी का वन वैसे सही है, लेकिन बी का वन यहाँ पे सही इसलिए है कि ये पेलेग्रा से रिलेटेड नहीं है, तो हम इसको ऑप्शन में पिक नहीं करेंगे। तो सही है ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन इस सवाल के लिए गलत है। फिर सी का फोर क्या दे रखा है? कैल्शियम इंप्रूव्स बोन स्ट्रेंथ, एक्टिविटी ऑफ कैथेप्सिन के, कैथेप्सिन के की एक्टिविटी, और इससे आपका क्या होगा? कैल्शियम इंप्रूव बोन स्ट्रेंथ, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे जो है कैथेप्सिन के जो है ये बोन के रिजॉर्प्शन के लिए काम करता है, मतलब बोन से कैल्शियम निकालने के लिए काम करता है। ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स से रिलीज होता है। ये किससे रिलीज होता है? ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स से, ये याद रखना, आ सकता है सवाल। ऑस्टियोक्लास्ट, और ऑस्टियोक्लास्ट क्या होती है? बोन रिजॉर्बिंग सेल्स होती है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। सी का जो 4 है ये गलत है। और आखिरी में क्या है? डी का 2, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ ROS। प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ ROS ये तो वैसे ही साफ साफ समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। TCA साइकिल के जो एंजाइम्स होते हैं वो इससे लेना देना ही नहीं है, TCA ROS के लिए काम नहीं करती है ना, वो वैसा काम नहीं करती है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला समझ में आया? तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन सिर्फ 15 सेकंड का था, हमको बस पता होना चाहिए था कि पेलेग्रा इसकी कमी से हो रहा है,
हमको विटामिन बी थ्री चाहिए होता तो विटामिन बी थ्री के लिए एक ही ए ऑप्शन दे रखा था, सवाल खत्म हो गया। अगले पे चलो। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बढ़िया सवाल है, ध्यान ध्यान से सुनना भैया। ये फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग द रोल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स इन इम्यूनिटी। कॉम्प्लीमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट तुम ऑलरेडी जानते हो, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में बात करते हैं लेक्टिन पाथवे, क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेट पाथवे, एमबीएल जिसको हम बोलते हैं, लेक्टिन वाला। बाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट टू एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल डिक्रीजेस देयर फेगोसाइटिक एबिलिटी एंड मॉड्यूलेट साइटोकाइनिन सेक्रेशन। यार देखो तुम साइटोकाइन सेक्रेशन खुद खुद दिमाग लगाओ। अगर हम बोल रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं, तो वो फेगोसाइटोसिस को डिक्रीज थोड़ी करेंगे यार। एपीसी की फेगोसाइटोसिस को तो वो बढ़ाएंगे ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो आपके विरुलेंट पार्टिकल्स है उनको वो कंज्यूम करे एपीसी, और उसके बाद में उसको एक्सप्रेस करे। ठीक है, सो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ए जो हो गया वो गलत हो गया, ए गलत हो गया, तो ए कहां से चला गया, यहाँ पे चला गया ये, है ना। अगला क्या है, कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट एनहांस द बी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बाय इंक्रीजिंग द एविडिटी with which a B cell binds to a complement bound antigen. Yeah, this is true. एविडिटी का क्या मतलब होता है, कितनी पावर से वो बाइंड कर रही है। एफिनिटी का मतलब वो बाइंड करेगी या नहीं करेगी, इससे बाइंड करेगी या इससे बाइंड करेगी, और जिससे भी बाइंड करेगी वो कितनी, एविडिटी का मतलब क्या है, कितनी पावर से बाइंड कर रही है, और जितनी पावर से वो बाइंड करती है उतना अच्छा क्या देती है, इम्यून रिस्पॉन्स देती है। तो ये बात तो सही है कि एविडिटी बढ़िया इंक्रीज करेगा वो। तो अगर आपका एंटीजन फ्री होगा तो बी सेल उतने अच्छे से बाइंड नहीं करेगी, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट के साथ बाइंड हो गया तो बी सेल बहुत बढ़िया बाइंड करेगी। अब बीसीआर जितना बेटर बाइंड करेगा वो उतना अच्छा उसका क्या होगा, फिर एक्टिवेशन होगा, साइटोकाइनिन रिलीज वगैरह और वो सब, क्योंकि बी सेल क्या एपीसी भी है, तो वो फिर बाकी आगे क्या करेगी, टी हेल्पर सेल के साथ भी काम कर सकती है, टीसी के साथ भी काम कर सकती है, डिफरेंट मैकेनिज्म जो है साइटोकाइंस के थ्रू। फिर immature T cells are protected from the natural antibody and complement mediated lysis by provision of additional sialic acid residue on their cell surface glycoproteins। अब ये बात जो है ये भी बिल्कुल तरीके से सही लग रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इमेच्योर टी सेल्स के लिए हमने ये चीज नोटिस करी है कि इमेच्योर टी सेल्स जो होती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है, तो कई बार उसको हम फॉरेन समझ सकते हैं और उसके अगेंस्ट काम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर सियालिक एसिड डाल देते हैं जिससे उसकी बाइंडिंग नहीं हो पाती है। तो सियालिक एसिड पे पहले भी एक क्वेश्चन आया है जिसमें हमने बात भी की थी कि वो प्रॉपर बाइंडिंग में मदद नहीं करता है। जैसे सेल एडिशन मॉलिक्यूल पे था एक क्वेश्चन, पिछले वीडियो में देखना, मैंने बात की है उसके ऊपर। तो ये बात सही है भैया आपकी यहाँ पे, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, बाइंडिंग ऑफ C3A, C5A, C3B to their respective receptors on mature T cells inhibit their growth, differentiation and survival। क्या मतलब कॉम्प्लीमेंट अगर आप जोड़ दोगे तो उससे आपकी जो मेच्योर टी सेल्स हैं वो ना तो ग्रो कर पाएगी, ना डिफरेंशिएट कर पाएगी, ना सर्वाइव कर पाएगी, मतलब कॉम्प्लीमेंट टी सेल को मार देगा। क्या बकवास बात लिखी है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आखिरी चीज, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स excessive lymphocytes that were made during antigen induced expansion are eliminated by apoptosis with the help of C1q। तो ये बात जरूरी है, अगर आपका कामकाज खत्म हो गया है तो C1q कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट के थ्रू आप जो बची हुई ऐसी लिम्फोसाइट्स है जो काम की नहीं है, एक्सेसिव है, उसको अपोप्टोटिक करके हटा दो अपोप्टोटिक पाथवे से। तो ये बात तो सही है, समझ में आ रहा है, कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। कहाँ का सही लग रहा है, ए गलत है, डी गलत है, ए यहाँ से गायब हुआ, डी यहाँ से गायब हुआ, और क्या बच गया, ये बच गया, बी सी बच गया, बी सी इज करेक्ट। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या है, सम लिगेंड्स स्टिमुलाई दैट ऑपरेट थ्रू जीपीसीआर are listed in column X and the most common effector through which they act are listed in column Y। obviously यहाँ पे लिगेंड दे रखा है, यहाँ पे उसका इफेक्टर दे रखा है, तो आपसे पूछा गया है कौन सा वाला किसके साथ सही जा रहा है। ठीक है, यही पूछा गया है ना। तो अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं अपन, लाइट के लिए मैंने बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ मैं फोटो ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म में कि साइक्लिक जीएमपी पीडी ये मेरा काम करता है लाइट के लिए। जो सबसे इजी पकड़ो पहले, जो सबसे इजी है वो आसानी से पकड़ लो। तो डी के लिए मेरे पास 2 है, डी के लिए 2 है मेरे पास, ये रहा डी के लिए 2, सवाल यहीं से खत्म हो गया। देखो एक चीज समझो कि कम समय में ज्यादा सवाल बनाने की कोशिश करो, ये प्रूव मत करो कि हमको कितना आता है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तुम सिंपल से सिंपल सवाल बना के 200 ले आओ, या तुम टफ से टफ सवाल बना के 200 में से 200 लेके आओ, फर्क कोई नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ता है आए कितने, कहां से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए एक भी सवाल मत करो या ए सारे सवाल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर एक्चुअल कितना है वो डिमांड करती है। तो अब ये सवाल खत्म हो गया ना, यहाँ पे मैं क्यों दिमाग लगाऊंगा इसके अलावा, मुझे पता है कि लाइट, अब सेरोटोनिन एसिटाइल कोलिन क्यों पढ़ूं मैं इनके दिमाग में, ये थोड़े से ऐसे ऑप्शन है जो मैंने यूजुअली ना पढ़े हो सकता है कि ना पढ़े हो तो अच्छी बात है, हो सकता है कि ना पढ़े हो तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं। ऑल्दो अपन एसिटाइल कोलिन के बारे में भी बात करते हैं, एसिटाइल कोलिन फोर्थ के साथ जाएगा, देखो यहाँ पे फोर्थ के साथ ही होगा, ये रहा बी का फोर्थ। एसिटाइल कोलिन में क्या होता है, जो आपके मस्करेनिक और अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं
तो बीटा गामा सब यूनिट जो होती है जीपीसीआर की जी प्रोटीन की, वो पोटेशियम चैनल के साथ काम करती है, और अल्फा सब यूनिट जो होती है वो एडिनाइल साइक्लेज के साथ काम करती है। ये बात भी सही है, पढ़ी है अपन ने ये बात भी। और बाकी जो दूसरे कॉम्प्लेक्सेस है इसके बारे में भी बात करिए, सेरोटोनिन में एडिनाइल साइक्लेज 5-HT, ये भी पढ़ी है अपन ने, बात पढ़ा है, बट छोटे में कैसे निकल जाए, आलस के साथ कैसे हो जाए सवाल। वो देखो, आईजी एंटीजन कॉम्प्लेक्सेस फॉस्फोलाइपेसेस, आईजी एंटीजन कॉम्प्लेक्सेस फॉस्फोलाइपेस के साथ काम करता है, बाकी वाईपी3 डैग और वो सारी पीआईपी3 सिग्नलिंग। ठीक है, ये वाली टेबल देख लो भैया एक बार। ठीक है, तो इसमें अगर तुम नोटिस करोगे ध्यान से तो ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई है। ये एसिटाइल कोलिन यहाँ पे, सेरोटोनिन यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एडिनाइल साइक्लेज बढ़ा रहा है, सेरोटोनिन क्या कर रहा है, एडिनाइल साइक्लेज को यहाँ पे रोक रहा है, और आपका ये कार्डियक पोटेशियम चैनल को रोकते हुए हार्ट रेट को कम कर रहा है। फिर और क्या बचा था अपने पास में उधर, और कुछ दिया था उन्होंने, ये सेरोटोनिन यहाँ पे भी है, तो ये देखो यहाँ पे फॉस्फोलाइपेस सी के साथ भी काम कर सकता है, या आईपी3 के साथ, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये इशू है वहाँ पे। ठीक है, और क्या बचा था, लाइट, ये रहा लाइट, फोटॉन्स, तो फोटॉन्स है, तो ये क्या करेंगे, साइक्लिक जेन में फॉस्फोडाइस्ट्रेस बढ़ाएंगे। तो ये बस अपनी मेन टेबल थी, अगर ये टेबल अपने को पता है, पढ़ी होगी तो, और ये टेबल वैसे भी पढ़ते हो यार तुम, सारे रेफरेंस बुक्स में है ये टेबल। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जेनेटिक्स में डिस्कस करेंगे अपन, ये T4 फाज वाला आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसको, ये सैम और बेंजर का एक्सपेरिमेंट है, K12 वाला, और वो पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोलैक्टिन पे, बहुत प्यारा सवाल है ये, प्रोलैक्टिन पे, प्रोलैक्टिन की सिग्नलिंग अपन पढ़ते हैं, सिग्नलिंग में उसी से सवाल है, जरा देखते हैं क्या है इसकी कहानी। प्रोलैक्टिन की अगर अपन बात करें तो प्रोलैक्टिन की सिग्नलिंग चलती किससे है, तो पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए भाई साहब प्रोलैक्टिन करता क्या, तो प्रोलैक्टिन एक लैक्टोजेनिक हार्मोन है, अपन जानते हैं बात, या इट इज रिस्पांसिबल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन, सो इट इज अ लैक्टोजेनिक हार्मोन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन इन मैमल्स। द स्टेटमेंट बिलो आर मेड रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन में तुमने टीकेआर की सिग्नलिंग पढ़ी होगी कि इसके अंदर रिसेप्टर इस तरीके से डायमराइज हो जाता है, बट इन रिसेप्टर्स के अंदर अपनी खुद की क्या होती है, एंजाइम एक्टिविटी होती है, नहीं होती है टीकेआर में, बताओ बताओ, नहीं होती है, इट इज टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, व्हाइल आरटीके हैव देयर पर्टिकुलर एक्टिविटी व्हिच इज intrinsic tyrosine kinase activity, na receptor tyrosine kinase, so they do not have the intrinsic activity. So the receptor that bind to prolactin lack intrinsic tyrosine activity, ये बात तो सही लिखी है ना, जो रिसेप्टर्स है आपके उनके अंदर आपकी इंट्रिंसिक टायरोसिन एक्टिविटी नहीं होती है, बिल्कुल सही लिखा है। फिर क्या लिखा हुआ है, अपॉन प्रोलैक्टिन बाइंडिंग द रिसेप्टर डायमराइजेस एंड एसोसिएटेड काइनेज एक्टिवेटेड, ये बात भी सही लिखी हुई है, सही लिखी है ना, क्योंकि ऐसा ही जस्ट बोला मैंने अभी, जैसे प्रोलैक्टिन बाइंड करेगा यहाँ पे डायमराइज हो जाएंगे। प्रोलैक्टिन बाइंडिंग टू रिसेप्टर लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ इट्स इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी, अब जब ऊपर बोल दिया कि इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी है ही नहीं, तो है ही नहीं यहाँ पर, और जब तुमने सी एलिमिनेट कर दिया तो यहाँ से सी गायब हो गया, मतलब 2 गया, यहाँ से भी सी गया, है ना। अब क्या बचा, ए एंड ई बचा है, ए बी एंड डी बचा है, अब आपको डी और ई में से पता करना है। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट इन प्रोलैक्टिन एक्शन मैकेनिज्म, और यहीं से ये एलिमिनेट हो गया। अगर तुमने प्रोलैक्टिन की सिग्नलिंग पढ़ी है तो डेफिनेटली टीकेआर में तुमने आगे जैक स्टेट की सिग्नलिंग भी पढ़ी होगी, हो ही नहीं सकता कि जैक स्टेट नहीं पढ़ा हो आगे जाके, जैक स्टेट और फिर उसका पूरा सेटअप, जैक जून काइनेजेस, और फिर आपका स्टेट, स्टेट के बाद में उसका डायमराइजेशन, फिर उसका न्यूक्लियस में जाना, न्यूक्लियस में जाके फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तरह एक्ट करना, और अल्टीमेटली आपका जो प्रोलैक्टिन का जीन उसको ट्रांसक्राइब करो। सही है, नेक्स्ट आंसर क्या हो गया, एबीडी। अगली शिफ्ट पे चलते हैं भैया, सेक्शन बी, पहला सवाल क्या है, which one of the following statement is not true for a continuous culture based fermentation। ठीक है, तो continuous culture based fermentation के लिए क्या सही नहीं है, ऑल्दो ये यूनिट नंबर 12 का क्वेश्चन है, बट जैसा कि तुमको पता है हमारे एडिटर भाई साहब कभी कभी ऐसे सवाल भी डाल देते हैं ऐसे ही, तो उन्होंने डाल दिया तो सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे, क्या दिक्कत, वैसे कोई यहाँ पे भी लग सकता है, यूनिट 4 में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या लिखा है भैया, देखो जरा, द एक्सपोनेंट फेज ऑफ ग्रोथ इज एक्सटेंडेड, बिल्कुल सही बात है ये, जब आप कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन करते हो, कंटिन्यूअस कल्चर बेस्ड फर्मेंटेशन करते हो, तो आप लॉग फेज को लंबे समय तक मेंटेन करते हो, और जब आप लॉग फेज को मेंटेन करते हो मतलब आप एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ को एक्सटेंड करते हो, बिल्कुल सही बात है ये। न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली एंड फास्टर, न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली एंड फास्टर, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लॉग फेज में रहेंगे तो बहुत फटाफट डिवाइड करेंगे, और जब बहुत फटाफट डिवाइड करेंगे तो न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज भी करना पड़ेगा, और फटाफट फटाफट आपका काम भी करना पड़ेगा। रिस्क ऑफ कंटामिनेशन इज लोअर देन बैच फर्मेंटेशन, भाई यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई यार, क्यों प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि बैच फर्मेंटेशन में क्या होता है, एक बार आपने सारी चीजें डाल दी, उसके बाद ऊपर से अपने ढक्कन लगा दिया, सपोज ये बीकर है, ऊपर से ढक्कन लगा दिया, अब ढक्कन लगाने के बाद कुछ अंदर घुस नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली आपको मीडिया डालना है नया वाला, जिसको हम रिप्लेनिशमेंट बोलते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर करना है। तो जब आपको लगातार मीडिया डालना है और लगातार वेस्ट बाहर निकालना है, तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा है ना, बार बार आप नई चीज डाल रहे हो और पुरानी चीज बाहर निकाल रहे हो, तो कंटामिनेशन के चांसेस ज्यादा है सर, क्योंकि साइक्लिंग ज्यादा है, कॉमन सेंस।
तो यहाँ पे क्या है, रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन इज नॉट लोअर, इज हायर, एंड दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। अगला क्या है, अ कीमोस्टेट अलाउज मेंटेनेंस ऑफ ग्रोथ रेट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ये बात बिल्कुल सही है। बेसिकली ये कीमोस्टेट क्या होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड बायोरिएक्टर होता है। इट इज अ स्पेशलाइज्ड बायोरिएक्टर, और इसके थ्रू हमारा सारा काम चलता है। स्पेशलाइज्ड बायोरिएक्टर है और ये बेसिकली यही करता है कि ये आपका क्या ग्रोथ रेट को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, ग्रीन टी इसका सीधा सीधा आंसर है। और आई वुड नॉट रिकमेंड इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना अगर तुम पूरी तरीके से श्योर नहीं हो तो। ये बहुत बकवास सवाल है और हमको लगता तो इनको आता है, लेकिन हमको फिर बाद में पता चलता है यार ये गलती कर दी। तो बस इसलिए इसका ध्यान रखो, ऐसे हर किसी सवाल को नहीं अटेम्प्ट करना, है ना। बट या इसका आंसर तो सीधा सीधा यही है, ग्रीन टी जो है हमारी, ग्रीन टी जो है ये फर्मेंटेशन वगैरह के थ्रू ये हमारा ब्लैक टी का डेवलपमेंट करती है। चीज तो तुम बचपन से जानते हो कि, और कम्बुचा जो है ये भी हमारा क्या है, फर्मेंटेशन का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों को मिला के इसका फर्मेंटेशन वगैरह कर देते हैं तो हमारा कॉम्बुचा बन जाता है, ग्रीन टी और ब्लैक टी। तो ग्रीन टी का फर्मेंटेशन ब्लैक टी देती है, देन दोनों को मिला के फर्मेंट करोगे तो कम्बुचा बन जाएगा। कम्बुचा जो है बेसिकली ये आपका कुछ होता है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी, बट ऐसे कुछ है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज एजिंग। डज नॉट पूछा है, ध्यान रखना, डज नॉट कैरेक्टराइज एजिंग, कि भैया ये हो रहा है, इसका मतलब एज के मतलब हम समझ नहीं सकते इसको बोल के कि हाँ एजिंग हो रही है। ठीक है, चलो पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, एन insulin like growth factor 1 signaling system play an important role in controlling lifespan। ठीक है, तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बेसिकली ये क्या करते हैं, ये आपके यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग केस समझना जरा, कि जब आपका ये लाइफ स्पैन को कैसे कंट्रोल करते हैं, जरा इसको समझते हैं अपन। देखो, सो राइट, इंपॉर्टेंट रोल, हाँ। इंसुलिन क्या करता है बेसिकली, या आईजीएफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करवाता है। और अगर सेल डिवीजन को प्रमोट करवाएगा तो क्या होगा, लाइफ स्पैन आपका कम होगा ना, क्योंकि जब तक आप सही सेल डिवीजन कर रहे हो तब तक आप एज नहीं कर रहे हो। एजिंग का क्या मतलब होता है, जब आपके सेल्स जो है वो प्रॉपर्ली डिवाइड करना बंद कर दें, मतलब जो प्रोडक्ट आ रहा है डिवीजन के बाद, जो डॉटर सेल्स आ रही है, वो पहले वाली सेल्स जितनी एफिशिएंट नहीं है, ना तो काम करने में या सर्वाइव करने में या वर्किंग करने में या मेटाबॉलिज्म में, कुछ भी एग्जांपल ले लो। बट द मेन थिंग इज कि जो डॉटर सेल आई है दैट इज वीक देन द लास्ट वन, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे आपका जो लाइफ स्पैन है वो क्या होता है, यहाँ पे कम हो जाता है। लेकिन अगर आपका आईजीएफ की सिग्नलिंग बंद हो जाएगी तो फिर ये लेस एक्टिव हो जाएंगे, लेस एक्टिव हो जाएंगे मतलब सेल डिवीजन प्रमोट ढंग से नहीं होगा और फिर लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाएगी मतलब, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ क्या मैं, ये प्रमोट सेल डिवीजन तो इंक्रीज लाइफ स्पैन, या हाँ यहाँ पे डिक्रीज लाइफ स्पैन नहीं है, इंक्रीज लाइफ स्पैन। सेल डिवीजन जब तक बढ़िया रहेगा तब तक आप क्या रहोगे, जवान रहोगे, तो जब लंबी जीवन जियोगे। हाँ भी ठीक है। अगला क्या है, लाइफ स्पैन इंक्रीजेस ड्यू टू रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। लाइफ स्पैन इंक्रीजेस ड्यू टू रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यह बिल्कुल सही बात है। एंटीऑक्सीडेंट के नाम तुमने सुने होंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जिसकी वजह से हम जवान बने रहते हैं ना। पूछने पर ही तू जाने जा, हाँ वही वाला। नाउ शॉर्टनिंग ऑफ टेलोमेयर्स, शॉर्टनिंग ऑफ टेलोमेयर्स से तो भैया एजिंग होती है, जितना शॉर्टनिंग होगी टेलोमेयर्स की उतनी जल्दी आप एज करते हो। एजिंग बेसिकली कारण ही है, मरने का कारण भी यही है कि आपका रेप्लिकेटिव सेनेसेंस आ जाता है टेलोमेयर शॉर्टनिंग के बाद। फीमेल माइस विद अ म्यूटेशन इन देयर IGF-1 एंड IGF-2 शो रिड्यूस्ड लाइफ स्पैन। तो यहाँ पे शो रिड्यूस लाइफ स्पैन का क्या मतलब है, म्यूटेशन इन IGF-1 शो रिड्यूस लाइफ स्पैन। तो एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे एक चीज, रिड्यूस लाइफ स्पैन, फीमेल माइस विद अ म्यूटेशन इन शो रिड्यूस लाइफ स्पैन, नॉट कैरेक्टराइज एजिंग, which other method does not characterize aging। यहाँ पे मेरे को कुछ इशू लग रहा है इसके अंदर। फीमेल माइस विद अ म्यूटेशन इन देयर IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर प्रमोट सेल डिवीजन, तो ये लाइफ स्पैन को रिड्यूस नहीं है, इंक्रीज करेगा यहाँ पे। हाँ, इट इंक्रीज लाइफ स्पैन। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ है, तो इंक्रीज लाइफ स्पैन हो जाएगा यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे ये डी वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। हाँ मेरे को यही लग रहा था, मैं इसके साथ इसको रिलेट कर रहा था, इसका टाइम लग गया। चलो सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे, क्योंकि हमने बोला ना आईजीएफ जो है ये क्या कर रहे हैं, आपके लाइफ स्पैन को कंट्रोल कर रहा है और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सेल डिवीजन को कर रहा है। तो अगर यहाँ पे म्यूटेशन आप कर रहे हो तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे लाइफ स्पैन में इंक्रीज होगा। अभी IGF-1 और IGF-2 में कौन सी सिग्नलिंग क्या कर रही है ये मेंशन नहीं करा है, इस वजह से यहाँ पे रिड्यूस लाइफ स्पैन बोलना गलत है। यहाँ पे इंक्रीज लाइफ स्पैन भी हो सकता है, क्योंकि म्यूटेशन जो हो सकता है वो गेन ऑफ फंक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, चलो अगला क्या है, while these
These features are hallmark of aging. Some exceptions are exist. For instance, mutation. अरे यार ये मैंने क्या किया? ओके 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 ओके, ये मैंने गलती कर दी यहाँ पे, ये मेरा एक्सप्लेनेशन गलती से मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अगर तुमने ध्यान दिया हो तो मैंने अभी जस्ट जो बोली है वो बात गलती से यहाँ पे आ गई है। क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ से शुरू हो रहा है, इन सेल्स। ठीक है, यहाँ तक ये इसका एक्सप्लेनेशन है पीछे वाले का, इसको पढ़ लेना। वैसे ये गलती से आ गया यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, अब आ गया तो देख लेना। In cell membrane, the lipid molecules are arranged as a continuous double layer with an approximate thickness of, ये तो डायरेक्ट सीधा सीधा सवाल है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। 5 नैनोमीटर का इसका डायरेक्ट अरेंजमेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भैया? Which one of the following mechanism permits immunoglobulin to be synthesized in either a membrane bound or secreted form? तो एलिलिक एक्सक्लूजन तो कहीं से कहीं तक लगता नहीं है। एलिलिक एक्सक्लूजन का सीधा सा मतलब है कि एक एलील जो है उसको हम एक्सक्लूड कर दे अकॉर्डिंगली, या जो भी। क्लास स्विच रिकॉम्बिनेशन, क्लास स्विच रिकॉम्बिनेशन से हम एंटीबॉडी डाइवर्सिटी सेटअप करते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है होना। इसके बाद में डिफरेंशियल आरएनए प्रोसेसिंग, या दिस इज ट्रू। जब आप डिफरेंशियल आरएनए प्रोसेसिंग करते हो तो डिफरेंशियल आरएनए प्रोसेसिंग से क्या करते हो आप? अल्टरनेट स्प्लाइसिंग यूज करते हो आप यहाँ पे। और जब आप अल्टरनेट स्प्लाइसिंग यूज करते हो तो आप अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स डेवलप करते हो, और उसी में जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेम्ब्रेन इम्यूनोग्लोबिन हो जाते हैं या सिक्रेटेड इम्यूनोग्लोबिन डेवलप करते हैं अपन। तो मेम्ब्रेन इम्यूनोग्लोबिन और सिक्रेटेड इम्यूनोग्लोबिन, जिसके अंदर मेम्ब्रेन इम्यूनोग्लोबिन होगी तो उसके अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन रहेगा, और जिनके अंदर सिक्रेटेड इम्यूनोग्लोबिन होगी तो नो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। सही है सर, कोई दिक्कत? बढ़िया। कोडोमिनेंट एक्सप्रेशन कोई लेना देना नहीं इससे, तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो, मतलब अच्छा सवाल है ये, बट इसमें जो डिफरेंशियल आरएनए प्रोसेसिंग है वो सही है, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statements regarding ligand identity and effector dynamics is typically correct? सवाल सही में क्या है, सही है, ये पूछा गया है। Specificity of receptors does not determine effector dynamics। क्या कैसी बातें कर रहे हो आप? अगर आपका इफेक्टर जो है क्या इफेक्ट आएगा वो डायरेक्टली इसी पे डिपेंड करता है ना कि रिसेप्टर किस चीज से बाइंड कर रहा है, एक्टिवेटर से बाइंड कर रहा है, इंसुलेटर से बाइंड कर रहा है, किससे बाइंड कर रहा है। तो ये तो साफ साफ गलत हो गया, करेक्ट है नहीं है स्टेटमेंट। तो ligands and receptors do not cluster at the cell interface to select the effector। अच्छा, तो फिर अगर वो क्लस्टर में आ ही नहीं रहे, तो चिपक ही नहीं रहे, तो फिर वो काम कैसे कर रहे हैं? तो इसका तो ये सीधा सीधा गलत है। सिलेक्ट द इफेक्टर क्यों? बिल्कुल करेंगे वो इस तरीके से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी गलत हो जाता है। Ligand concentration can be represented by the amplitude and duration of the adaptive pulses of the effector activity। Yeah, this is true। कितने ligand है उससे डायरेक्ट समझ में आएगा कि कितने लंबे समय तक एक्टिविटी चलेगी और कितनी एक्टिविटी आएगी। सो दैट इज ट्रू दैट लिगेंड कंसंट्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एम्पलीट्यूड। किस हाई लेवल लो लेवल का आपका सिग्नल का रिस्पांस आ रहा है, इफेक्टर मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो रहे हैं, तो कितने लंबे समय तक वो एक्टिवेट हो रहे हैं। इफेक्टर डायनामिक्स डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड इन्फ्लुएंस अ सिंगल पाथवे। इफेक्टर डायनामिक्स डज डिपेंड, सर डज नॉट डिपेंड कैसे? डज डिपेंड ऑन हाउ मेनी डिफरेंट, कितने अलग अलग तरीके के सिग्नल मॉलिक्यूल आपकी एक जगह पे आके काम कर रहे हैं, या कितने सिग्नलिंग पाथवे एक जगह मिल रहा है, उससे डायरेक्ट डिपेंड करेगा कि क्या इफेक्ट आ रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना और डी से ई बना। मान लो मैंने ई में कुछ लफड़ा कर दिया, सॉरी सी में कुछ लफड़ा कर दिया, तो उससे डी और ई तो इम्पैक्ट होंगे ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं होंगे। सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। चलो अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? Which one of the following is not a characteristic feature of platelets present in human blood? कौन सा वाला characteristic feature नहीं है human blood में जो platelet से related है? पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है? They are 2 to 4 माइक्रोमीटर in diameter। सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो They lack nuclei, बिल्कुल, क्योंकि ये cellular fractions होते हैं, ये complete cell होते ही नहीं है, तो बिल्कुल nuclei नहीं होते इनके अंदर। Their half life is 20 to 24 days। नहीं, ये तो गलत है, 20 to 24 days थोड़ी होती है यार इनकी हाफ लाइफ। इनकी हाफ लाइफ तो कुछ होती है यार करीब करीब 8 से 10 दिन, शायद ज्यादा मुझे याद आ रहा है। हाँ, 8 to 10 days होती है, ये तो बहुत ज्यादा बता दिया आपने। और आखिरी में दे आर डिराइव्ड फ्रॉम बोन मैरो मेगाकैरियोसाइट्स, बिल्कुल मेगाकैरियोसाइट्स के तो फ्रैक्शंस होते हैं ये प्लेटलेट्स। तो बाकी ये तो सही था, तो ये सही है, बाकी ये सही है और ये सही है। अल्टीमेटली कौन सा गलत हो गया सर? आपका सी वाला जो है वो इनकरेक्ट है, नॉट कैरेक्टर पूछा था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है ये है हमारा सेक्शन सी शिफ्ट 2। जरा देखिए सी सेक्शन का पहला सवाल क्या है सर। अरे बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, अब ध्यान से सुनना है इसको। ठीक है, स्कैटर्ड प्लॉट पे क्वेश्चन है, स्कैटर्ड एनालिसिस पे देखते हैं जरा। 2 बैचेस ऑफ एंटीबॉडीज Q एंड R, तो यहाँ पे हमको Q दे दिया है और यहाँ पे दे दिया है R। 2 antibodies Q and R were generated from an antigen and affinity of both the antibodies were assayed using pure antigen। तो इस एंटीजन के अगेंस्ट दोनों एंटीबॉडीज काम कर रही है Q and R। गिवन बिलो आर स्केचर्ड प्लॉट्स
obtained from the antigen antibody binding assays and the inferences drawn upon sketched analysis. ये inferences हमको दे रखा है, हमसे पूछा क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट ग्रुप्स ऑल द करेक्ट इन्फेरेंस. ठीक है कि क्या हाँ ये ऐसा ऐसा हुआ होगा. पहले तो ऐसे बात समझना है कि स्केचेड प्लॉट बताता क्या है. तो बेसिकली स्केचेड प्लॉट में दो बातें तुमको याद रखना है, ज्यादा दिमाग लगाना है. अगर कर्व ऐसा सीधा आ रहा है, लीनियर आ रहा है, लीनियर आ रहा है, इसका मतलब जो है कि आपकी बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो एक साथ चल रही है और धीरे धीरे आपकी जो बाइंडिंग एफिनिटीज है क्योंकि एक साथ चलती है तो कॉमन सेंस लगाओ. यहाँ पे मैंने बोला है बाउंड दिख रहा होगा तुमको, बाउंड. यहाँ पे तो जीरो बाउंड है, सब फ्री है. तो जब सब फ्री है तो यहाँ से सारी फ्री एंटीबॉडीज ने बाइंड करना शुरू किया एंटीजन से और धीरे धीरे आपकी एंटीबॉडीज जो होती गई वो बाइंड करती गई करती गई करती गई करती गई करती गई. तो अगर उनकी बाइंडिंग एफिनिटी एक जैसी है तो सारी एंटीबॉडीज एक के बाद एक के बाद एक के बाद बाइंड करेगी और वो लीनियर रिलेशन शो करेगी. और अगर मैं बोल रहा हूँ कि सारी एंटीबॉडीज की बाइंडिंग एफिनिटी एक जैसी है मतलब वो सारी एंटीबॉडी एक ही है और इसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हैं, और तुम ये बात जानते भी हो कि एक एंटीजन के ऊपर बहुत सारे अलग अलग एपिटोप्स हो सकते हैं और हर एपिटोपिक अरेंजमेंट के लिए एक अलग पैराटोपिक अरेंजमेंट बनाना होता है. ऑल तो आज एपिटोप और पैराटोप आजकल यूज नहीं करते हैं, बट पैराटोपिक अरेंजमेंट बनाने के लिए मतलब अलग अलग टाइप की क्या बनानी पड़ती है हमको, एंटीबॉडीज बनानी पड़ती है. तो मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल ये वर्ड सुने अपन ने. तो मोनोक्लोनल अरेंजमेंट जो होता है वो लीनियर शो करता है, लेकिन जो इस तरह का कर्व है ये शो करता है पॉलीक्लोनल अरेंजमेंट. पॉलीक्लोनल अरेंजमेंट का क्या मतलब होगा कि कुछ जो होंगी वो धीरे धीरे करके आपकी जुड़ते जाएंगे और धीरे धीरे जुड़ते 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 वो फिर अल्टीमेटली क्या होंगी, बाउंड की तरफ बढ़ती जाएंगी. तो यहाँ पे इसकी बाइंडिंग एफिनिटीज अलग अलग है. तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबिलिटी है. क्या है, क्योंकि बाइंडिंग एफिनिटी अलग है मतलब वेरिएबिलिटी है, अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज आपके वहां पे देखने को मिल रही है और इस वजह से वेरिएबल बाइंडिंग एफिनिटी है. ठीक है. तो मोनोक्लोनल बता रहा है सिंगल टाइप ऑफ बाइंडिंग साइट और पॉलीक्लोनल बता रहा है वेरिएबल टाइप या वेरीड टाइप ऑफ बाइंडिंग साइट. तो ये तो पहले समझ में आया पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल क्या होता है. तो इसका सेट प्लॉट पढ़ना हमको समझ में आया. अभी अब अपन देख लेते हैं इधर. एंटीबॉडी Q इज पॉसिबली ए मोनोक्लोनल while R is polyclonal. हाँ यही तो समझ में आ रहा है. तो A स्टेटमेंट सही है हमारा. The curved nature of sketched plot for R indicate that it's cross reactives with the blocking reagent. देखो क्रॉस रिएक्टिव नहीं बताता है ये क्रॉस रिएक्टिविटी के बारे में बात नहीं कर रहा है. ये बेसिकली आपको बात कर रहा है कि ये पॉलीक्लोनल है और पॉलीक्लोनल है तो अलग अलग तरीके के जो वेरिएंट्स है हमारे पास में एंटीबॉडी के, कोई बहुत तेजी से बाइंड कर रहा है, कोई बहुत स्लो बाइंड कर रहा है, ये बात बता रहा है वो. The average affinity of R is more than the affinity of Q to the antigen. Yeah, this is true. Why? देखो जब हम बाउंड अपॉन फ्री का ग्राफ देख रहे हैं तो R का बाउंड अपॉन फ्री का ग्राफ यहाँ आ रहा है और यहाँ पे Q का यहाँ आ रहा है. इसका मतलब ये हाई पे आ रहा है बाउंड अपॉन फ्री का ग्राफ, बाउंड ऊपर है, हमने बाउंड अपॉन फ्री लिया है तो ये बाउंड अपॉन फ्री के डायरेक्टली इक्विवेलेंट कर सकता हूं मैं. तो ये वैल्यू जो बाउंड अपॉन फ्री के ऊपर आ रही है ना Q से, इसका मतलब क्या है कि बाउंड ये जल्दी हो रही है और बाउंड जल्दी हो रही है मतलब इसकी बाइंडिंग एफिनिटी क्या है, ज्यादा है. अब ये पढ़ना सीखना पड़ेगा दादा थोड़ा सा. बाइंडिंग एफिनिटी क्या है, ज्यादा है, तभी तो ये फट से बाउंड हो गई. तो ज्यादा बाउंड हो गए अपॉन फ्री के. तो इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि आर की जो एवरेज एफिनिटी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्यू. आगे क्या बोला है, एंटीबॉडी क्यू इज पॉसिबली आईजीए एंड एंटीबॉडी आर इज आईजीजी. देखो इतना डेफिनेटली हम नहीं बोल सकते कि कौन सी वाली क्या है क्योंकि हमको इस तरीके से कुछ बताया नहीं, मेम्ब्रेन पेंटामेरिक या डायमेरिक कुछ भी अरेंजमेंट नहीं बताया गया तो ऐसा नहीं कहा जा सकता. द वैलेंसी ऑफ द एंटीबॉडीज कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द स्केचेड प्लॉट. ये भी सही बात है भैया, कैसे बताओगे आप, अभी बताया मैं पेंटामेरिक डायमेरिक क्या है कुछ पता ही नहीं. तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया आपके पास, रुक जाओ ये कर सकते हैं हम, रुक जाओ एक मिनट, यहाँ कुछ करेक्शन है क्या, डी में मुझे लग रहा है कि कुछ करेक्शन है. क्यू इज पॉसिबली आई जी ए एंड आर इज आई जी जी. एक मिनट रुकना जरा, ए सी सही है, ए सी और ए सी तो सही है, ए और सी सही है. तो ए सी कहाँ कहाँ दिख रहा है, ए सी यहाँ पे दिख रहा है, ए बी, बी गलत हो गया तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हुआ. ए सी ई बी डी, बी तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है पॉसिबल, यहाँ पे भी नहीं है बी. हाँ तो ए सी डी, तो डी सही है भैया. अब इसको देख के नहीं बोल सकता हूं मैं कि आई जी ए है और ये आई जी आर है. ध्यान देना यहाँ पे सवाल की, अब देखो ब्यूटी समझो सी एस आई आर की. अगर तुम इस सवाल में फंस गए कि डी तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि आई जी ए है आई जी जी है, किसी को भी नहीं पता, नो वन नोज. बट देखो यहाँ पे कोई और ऑप्शन दिख रहा है क्या जो तुम इसमें लगा सकते हो. अगर तुमने बोला कि बी गलत है, क्रॉस रिएक्टिविटी ऐसे डायरेक्टली नहीं देखी जा सकती है, वो तो बढ़िया पॉलीक्लोनल बता रहा है, तो फिर बी यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया और यहाँ से भी गया. सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें बी नहीं है और सी और ए को हमने सही बोला, तो डी को हमको मानना ही पड़ेगा ना सही, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं दूसरा. तो मुझे नहीं पता है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता इसको क्योंकि एक्सप्लेनेशन है ही नहीं कि आई जी ए हो सकता है और आई जी जी हो सकता है. अब कुछ लोग बोलेंगे कि अरे ऐसे ऐसे हो सकता है, कुछ ऐसा ऐसा है. अब कहने की बातों में तो हो सकता है, बट साइंटिफिकली अगर कहा जाए तो आप इस तरीके से नहीं बता सकते हो, आपको और एनालिसिस करना पड़ेगा, सिर्फ इसको देख के तो नहीं कहा जा सकता. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन.
अगला क्वेश्चन क्या है? Given below is a list of viruses in column X and their receptor in human host cell in column Y. X और Y दे रखा है, रिसेप्टर और वायरसेस दे रखे हैं. सीधा सीधा HIV का पता करो. अगर HIV नहीं पता तो और इजी कर देते हैं. कोरोना वायरस का ACE2 रिसेप्टर था. ये तो तुमने डेफिनेटली पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा. कोरोना वायरस का क्या था? ACE2 रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2. बी का 3 देखो कहाँ कहाँ पे है. बी का 3 दो जगह पे है, एक तो बी में है और एक सी में है. अब हम उनको किस तरीके के यूजुअल हम पढ़ते हैं. अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे बात करते हैं HIV के बारे में. HIV जो होता है ये आपके क्या करता है? ये बेसिकली आपकी इसको CD4 सेल्स को इनएक्टिव करने में वो करता है, इसलिए हम इसको एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हमारी CD4 सेल्स को इनएक्टिव करता है, टी सेल्स को. तो 4 तो दोनों में दे रखा है, इससे भी काम नहीं बनेगा यार, कुछ और देखना पड़ेगा. और कुछ क्या देख सकते हैं अपन? देखो बी का 3 ये भी एलिमिनेट हो गया. बी का 3 क्योंकि यहीं पे है, ये रहा बी का 3 तो एलिमिनेट कर ही लिया अपन ने. और क्या बच रहा है यहाँ पे? ए कर सकते हैं, सी कर सकते हैं और ई कर सकते हैं. अब हमारे पास ये तीन ही ऑप्शन बच रहे हैं. इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा वायरस क्या काम कर रहा है? इन्फ्लुएंजा जो है बेसिकली, तो इन्फ्लुएंजा अगर तुमको याद आ रहा हो तो मैंने एक ऑप्शन में तुमको बताया था, सियालिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन था इसमें, जिसमें हमने बात की थी कि बेसिकली ये जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था यार, वो एक था ना, हाँ, हाईली हाईएस्ट रिस्क वाली पॉपुलेशन पे बात करी थी हमने इन्फ्लुएंजा वाले वायरस पे. तो उससे रिलेटेड अगर थोड़ा बहुत रीड किया होता तो अपने को पता होता कि हाँ सियालिक एसिड इसका रिसेप्टर है. अब सपना नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना, ये पढ़ के जाओगे तो होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा. तो अब अल्टीमेटली यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा है? और बाकी ये देखो CD21 CD155 की बहुत ज्यादा हो जाएगा बेटा. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये सारी चीजें इतनी डिटेल में याद रहे, उस प्रेशर में बनाना बहुत मुश्किल है. तो यहाँ पे दो तो बन सकते थे, बी और डी. तो ए जुगाड़ अगर लगा लेते तो फिर सी ऑप्शन इसका सही आंसर है और वो बन सकता है. बाकी इस तरह का सपना नहीं आएगा, तो अगर ज्यादा फंसो तो इस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने का बाबा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. कुछ और बच रहा है क्या इसमें? पोलियो हो गया, CD155, सी का 5 हो गया, सही है. और ये HIV CD4, EBV जो है ये इसके लिए लिख देता हूँ, ये बी सेल्स पे काम करता है, एप्स्टीन बार वायरस. और ये टी सेल्स पे है, ऑन टी सेल्स, ये CD4. चलो बाकी तो ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना. और कुछ बचा नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग वन. ये भी आसान सवाल नहीं है, यूजुअली हम इसके बारे में पढ़ते नहीं है, बट अच्छा सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है. क्या बोल रखा है? When budding yeast, a facultative anaerobe, then this is important, a facultative anaerobe. बहुत सारे लोगों को facultative और obligate में अंतर पता तो होता है, बट उसको कैसे यूज करना है वो नहीं समझ में आता है. तो पहले सुन लो. facultative आप उसको कहोगे जो दूसरी स्थिति में जाके भी रह सकता है. क्या मतलब? अगर मैं बोल रहा हूं कि यार वी आर फैकल्टेटिव एरोब्स, इसका मतलब ये हुआ कि मैं पहली प्रायोरिटी तो ये चाहता हूं कि मेरे को ऑक्सीजन प्रेजेंस मिले. नहीं मिलती है ऑक्सीजन प्रेजेंस तो ठीक है यार, मैं एनारोबिक कंडीशन में भी जी लूंगा. ध्यान से सुनना, ऑब्लिगेट नहीं बोला मैंने, फैकल्टेटिव एरोब कहा. यहां क्या लिखा हुआ है? फैकल्टेटिव एनेरोब. फैकल्टेटिव एनेरोब का क्या मतलब है कि भैया यहाँ पे ये होगा तो एनेरोबिक कंडीशन का, लेकिन अगर इसको कभी एरोबिक कंडीशन में भी जाना पड़ा तो ये थोड़ा बहुत जी लेगा, ऐसे मना नहीं करेगा. लेकिन अगर ऑब्लिगेट वर्ड यूज कर लिया मतलब फिर वो तो मना ही कर देगा. हम क्या है? हम ऑब्लिगेट एरोब है. वी आर ऑब्लिगेट एरोब्स, हमको चाहिए ही चाहिए ऑक्सीजन. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो आपका फैकल्टेटिव एनारोब को आपने ग्रो करवाया कई दिनों तक एक मीडिया में जिसमें आपने हाई ग्लूकोज कंडीशन दे रखा है, और उसके अंदर एक ग्रोथ पैटर्न देखने को मिला जिसके अंदर दो लैग फेजेस देखने को मिली है. दो लैग फेजेस देखने को मिले तो इसको क्या बोलते हैं भैया? इस ग्राफ को कुछ नाम होता है इस ग्राफ का, जरा नाम बता दो कमेंट में. क्या नाम होता है सर इस ग्राफ का? बता दीजिए सर कमेंट में. हाँ, नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस ग्रोथ? कौन सा वाला स्टेटमेंट सबसे बढ़िया बता रहा है? ध्यान रखने वाली बात है कि ये फैकल्टेटिव एनारोब है, ध्यान रखने वाली बात ये है. इन फर्स्ट लैग फेज, ये फर्स्ट लैग फेज है, लैग 1 ये नीचे. इन फर्स्ट लैग फेज cells become acclimatized to the new glucose environment, and in the second leg phase they undergo selective cell death and robust cells start dividing again. अच्छा, ये कौन सी बात हुई कि पहले आप एक्लेमेटाइज हुए, फिर आपने डिवीजन किया, फिर आपको समझ में आ रहा है बहुत सारी तो ऐसी सेल्स हो गई जिनको डिवाइड नहीं करना था तो वीक सी या मार दिया और फिर वापस ग्रो कर दिया. मतलब ये तो लेव स्टेटमेंट हो रहा है यार, ऐसा तो कुछ होने से रहा. इन द सेकेंड लेग फेज each cell switch from fermentation to utilizing non-fermentable carbon sources, and the lag phase is to acclimatize to these or this source of energy. Yeah, this is true. और ये आपका ईस्ट बडिंग ईस्ट शो करता है. बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना.
जब ये शुरू में अपने पास आया कि भैया है ना बहुत सारा ग्लूकोज पड़ा है हमारे पास, तो इसने क्या किया, एनारोबिक कंडीशन यूज करी। और एनारोबिक कंडीशन में फर्स्ट लेग फेज एनारोब है, ध्यान देना, एनारोबिक कंडीशन यूज करी क्योंकि एनारोब है, फैकल्टेटिव एनारोब, इसको बढ़िया लगता है एनारोब रहना। तो ये यहाँ से इसने अपने आप को हाई ग्लूकोज कंडीशन से करा और फट उस ग्लूकोज को यूज किया, ग्लूकोज को यूज करके बनाया पायरुवेट। और वो पायरुवेट जो है, क्योंकि ये एनारोबिक कंडीशन में हो रहा है सब कुछ, तो वो पायरुवेट कन्वर्ट हो गया इथेनॉल में। क्या कन्वर्ट हो गया, इथेनॉल। और फिर उस इथेनॉल को, अब इथेनॉल तो कार्बन सोर्स नहीं है, ऐसे डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता है, मतलब कार्बन सोर्स तो है, इथेनॉल में कार्बन तो है ना, C2H5OH, तो C2 तो है, C2H5OH, तो C2 तो है, लेकिन इसको डायरेक्टली हम फर्मेंट नहीं कर सकते, इथेनॉल कैन नॉट बी फर्मेंटेड एनीमोर, तो ये हुआ नॉन फर्मेंटेबल कार्बन सोर्स। अब इसको यूज करना है, तो इथेनॉल को हमको कोई और मैकेनिज्म से यूज करना पड़ेगा, तो इथेनॉल यहाँ पे एरोबिक कंडीशन में यूज किया जाता है, फिर एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। तो यहाँ नीचे फर्मेंटेशन चला पहले फर्स्ट फेज में, और सेकंड फेज में चला रेस्पिरेशन। लेकिन अब तुम मेरे को बताओ कि रेस्पिरेशन चला तो ठीक है, एरोबिक कंडीशन बढ़िया, सब बढ़िया है, लेकिन आप मेरे को बताओ कि इथेनॉल को क्या यूज करके, नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, कमेंट करना इसके बारे में, इथेनॉल को कौन सी पाथवे यूज करके मैं यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं और रेस्पिरेशन, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। और मैं इससे वापस क्या, चलो मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो सब प्रोडक्ट होगा वो ग्लूकोज होगा, हम वापस से बनाएंगे ग्लूकोज। किससे बनाएंगे ये तुमको कमेंट करना है, पाथवे का नाम बताना है, कौन से पाथवे से अपन इससे वापस से क्या बना लेंगे, रेस्पिरेशन करके बेसिक अरेंजमेंट करेंगे। नॉट ग्लूकोज तो नहीं बोल सकते पूरी तरीके से उसको, हाँ ग्लूकोज नहीं बनेगा क्योंकि वो तो फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस है, सॉरी यहाँ पे करेक्शन है, ग्लूकोज नहीं बनेगा, यहाँ पे पाथवे यूज करके रेस्पिरेशन चलाऊंगा, पाथवे का नाम तुमको बताना है कौन सा पाथवे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप ये समझ में आया होगा, सीओडी को लेना देना ही नहीं है, वैसे तुम पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ईच सेल यूज ग्लूकोज इन द फर्स्ट एक्सपोनेंशियल फेज एंड यूज सुक्रोज, सुक्रोज कहाँ से आया भैया यहाँ पे, ईच सेल स्विच फ्रॉम माइटोटिक टू मियोटिक, ये भी कुछ बकवासी लिखा हुआ है, माइटोटिक टू मियोटिक डिवीजन कुछ भी नहीं है इसका मतलब। अगला क्या है, two protein kinases K1 and K2 regulate an intracellular pathway in response to the extracellular signal. The following observations were made regarding the pathway. ठीक है सर, दो प्रोटीन काइनेसेस है K1 and K2, इंट्रासेलुलर पाथवे को के थ्रू आपका रिस्पॉन्स दे रहे हैं एक्सट्रासेलुलर सिग्नल के थ्रू। चला समझते हैं इसको, क्या दे रखा है ऑब्जर्वेशन, तो पहले बना लेते हैं एक सिग्नलिंग, इस तरीके से बनाओ एक मेम्ब्रेन, यहाँ बनाओ एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर, और बेसिकली यहाँ पे K1 and K2, ये सेल के अंदर है K1 and K2, सही है। अब आगे कहानी क्या है जरा इसको समझते हैं। नाउ response is observed even in the absence of extracellular signal when the mutation permanently activates K1। कोई भी एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल नहीं है बाहर से, पहली स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, और आपका यहाँ पे कुछ रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं, क्योंकि बाहर से कोई सिग्नल नहीं है तो रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं। इसको नीचे कर देता हूँ एक मिनट, हाँ ठीक है, बाहर से कोई सिग्नल नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे अगर K1 के अंदर एक्टिविटी म्यूटेशन या एक्टिवेशन म्यूटेशन होता है तो आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब K1 जो है वो आपका रिस्पॉन्स दे सकता है अगर आपका यहाँ पे उसके अंदर एक्टिव म्यूटेशन हो जाए। तो पहला स्टेटमेंट ये दे रखा है, रिस्पॉन्स इज ऑब्जर्व्ड इवन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल, यहाँ पे भी एब्सेंस था, यहाँ पे भी एब्सेंस है, व्हेन K1 कंटेन्स एन एक्टिवेटिंग म्यूटेशन एंड K2 हैज एन इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि K2 अगर बंद है, K2 बंद है, लेकिन अगर K1 चालू है तो भी आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि K2 के बिना भी K1 इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स शो कर सकता है अगर उसके अंदर एक्टिवेशन म्यूटेशन होता है तो, देख लो सही बात है। आगे क्या लिखा हुआ है, नो रिस्पॉन्स इज ऑब्जर्व्ड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल व्हेन K2 इज इनएक्टिवेटेड बाय म्यूटेशन। इसका मतलब कोई रिस्पॉन्स हमको देखने को नहीं मिला, हमने K2 को इनएक्टिव किया और एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल दे दिया, लेकिन हमारा K2 जो है वो क्या है, इनएक्टिवेटेड है। तो इसको ऐसे बनाते हैं, रिस्पॉन्स सिग्नल है, यहाँ पे लिगेंड जुड़ा हुआ है मतलब रिसेप्टर एक्टिवेटेड है, बट K2 जो है वो म्यूटेट कर दिया हमने, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ध्यान देना K1 नॉर्मल था, K1 में कोई बदलाव नहीं किया। आखिरी बात, रिस्पॉन्स इज ऑब्जर्व्ड इवन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल व्हेन बोथ काइनेसेस आर एक्टिवेटेड बाय म्यूटेशन। अब अगली चीज क्या बोली उसने कि यहां से कोई भी सिग्नल नहीं है एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल, हमने K1 K2 दोनों को एक्टिवेट कर दिया, K1 तो ये भी एक्टिवेट नहीं होगा, K1 एंड K2 दोनों को एक्टिवेट कर दिया तो हमको रिस्पॉन्स देखने को मिला, मतलब दोनों एक्टिवेट म्यूटेशन में काम कर रहे हैं।
तो तीसरे स्टेटमेंट पे अगर मैं ध्यान दूं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि अगर K2 म्यूटेट हो जा रहा है और बाहर से अगर एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मिलता भी है तो भी मेरा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि रिस्पॉन्स पहले रिसेप्टर है, रिसेप्टर K2 को एक्टिवेट करता है और K2 जो है वो K1 को एक्टिवेट करता है। अगर खाली K1 चालू होगा जैसा स्टेटमेंट 1 और 2 में दे रखा है तो रिस्पॉन्स आ जाएगा, चाहे K2 खराब हो तो भी चलेगा। लेकिन रिसेप्टर खराब है और K2 सही है तो भी आपका काम चल जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल फोर्थ वाले स्टेटमेंट में, डी स्टेटमेंट में हमने एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल नहीं दिया बट K2 को एक्टिवेट करा और K1 को एक्टिवेट किया तो रिस्पॉन्स आ रहा है। यही चीज लिखी है। अब देखो क्या है, K1 इनहिबिट्स K2 नहीं, K2 इनहिबिट्स K1 नहीं, K1 एक्टिवेट्स K2, K1 एक्टिवेट्स K2 और यहाँ पे ये K2 एक्टिवेट्स K1। ये इनहिबिट्स नहीं है, एक्टिवेट्स है ये। अगर तुम एक्चुअल पेपर में देखोगे तो एक्टिवेट्स लिखा है, यहाँ पे ये मैंने चेंज करना भूल गया हूँ मैं, इट इज एक्टिवेट्स। तो आंसर क्या हो गया, K2 एक्टिवेट्स K1, ये लिखा है K2 एक्टिवेट्स K1। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लेना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ दिस इज, ये क्वेश्चन हम लोग इम्यूनो प्रेसिपिटेशन का क्वेश्चन है, इसको हम टेक्निक्स में कवर करेंगे। यहाँ पे 3 क्वेश्चन एक के बाद एक टेक्निक्स वाले डाल दिए गए हैं। ये सीमिक BCl2 वाला, ये भी हम टेक्निक्स में कवर करेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे भी करा जा सकता है बट मुझे लगता है कि वहां पे करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, तुम्हारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी वहां पे। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका CD FITC और CY वाला है, ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर। वैसे इसका आंसर ही फोर्थ वाला है, विल टॉक अबाउट दैट इन टेक्निक्स। नाउ वी आर गोइंग मूविंग ऑन टू शिफ्ट 1 दिसंबर 2023 सेक्शन बी। पहला सवाल क्या है जरा देख लेते हैं। कपोसिस सार्कोमा, अरे बहुत अच्छा सवाल है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। कपोसिस सार्कोमा जो होता है ये हर्पिस वायरस कॉज करता है, ह्यूमन हर्पिस वायरस कॉज करता है। लेकिन ह्यूमन हर्पिस वायरस कॉज कैसे करता है वो, उसको चाहिए होता है आपका एक और मैकेनिज्म, उसको चाहिए होता है परमिसिव एनवायरनमेंट। परमिसिव एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर खुद के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो सार्कोमा कर सके सर। कौन, हर्पिस वायरस। तो उसको मदद करता है कौन, HIV। तो जो एड्स होता है, जब HIV का इन्फेक्शन होता है तो HIV क्या करता है बेसिकली, आपका ऐसा एनवायरनमेंट बना देता है बॉडी में जिसकी वजह से जो हर्पिस वायरस होता है, ह्यूमन हर्पिस वायरस, वो आके अल्टीमेटली आपके अंदर से मेरा मतलब आपके अंदर नहीं है, किसी के भी अंदर कापोसी सार्कोमा कॉज कर सकता है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, HIV एंड HHV8। एप्स्टीन बार वायरस, ये भी ऑन्कोलाइटिक वायरस है लेकिन इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। HTLV टाइप 1 HPV, ये आपका पेपिलोमा वायरस कौन सा कैंसर कॉज करता है, कोई बता सकता है, ये भी कमेंट में बताओ जरा। थोड़ी बहुत तुम्हारी एक्टिव रिकॉल भी चलते रहना चाहिए ना। एप्स्टीन बार वायरस भी कोई कैंसर कॉज करता है क्या, ये भी बताओ। EBV, और इसमें E6 और E7 की वर्किंग है थोड़ी सी, वो भी बताना, कमेंट करो इसके बारे में। ऐसे में इसी सवाल पे आजकल मैं कमेंट के लिए काम पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम कर नहीं रहे हो आजकल कमेंट, तो मैं सोच रहा था कि क्या कर ही नहीं रहे हो तो क्या बोलूँ फिर तुमको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, सो हियर वी आर हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें सेक्शन बी में एक ही क्वेश्चन था, डायरेक्ट बढ़ रहे हैं सेक्शन सी पे, बाकी कुछ क्वेश्चन से रेलेवेंट ज्यादा लगे नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, साइक्लिक AMP PK और CREB के बारे में क्वेश्चन है, इसको जरा अपन समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें। The cyclic AMP PK CREB pathway regulates many important biological processes from hormone synthesis to inducing long-term memory in the brain। सही है ये। हाँ, तो साइक्लिक AMP PK और CREB तुमने बचपन में पढ़ा होगा ये, कि हमारे पास में जो सिग्नलिंग होती है वो कुछ ऐसी होती है। हमारे पास में GPCR होता है, ये एक GPCR हुआ, 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ये एक्टिवेट होता है, इसकी वजह से G प्रोटीन में GS एक्टिवेट होता है, जी स्टिमुलेटरी का अल्फा जो होता है वो आगे जाता है, एडिनाइलिक साइक्लेस होता है यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड, उसको एक्टिवेट करता है। एडिनाइलिक साइक्लेस एक्टिवेट होने की वजह से वो क्या करता है, ATP का कन्वर्जन करवाता है साइक्लिक AMP में, और आपके पास मिल जाता है साइक्लिक AMP। ये साइक्लिक AMP आगे जाता है, 4 साइक्लिक AMP के मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं PKA से, और जो रेगुलेटरी सब यूनिट्स होती है उनको हटा के कैटालिटिक सब यूनिट्स को एक्टिवेट करवाते हैं। ये PKA जो है आगे जाके क्या करता है, अल्टीमेटली आपका जो CREB एलिमेंट बाइंडिंग है, बेसिकली आपका न्यूक्लियस में CREB जो है उसके ऊपर काम करता है और वहां से पूरा सेटअप करवाता है। तो बेसिकली ये पूरी हमारे पास में क्या है, सिग्नलिंग मैकेनिज्म है जिसपे अपन बात करने की कोशिश कर रहे हैं। CREB पे क्योंकि काइनेसेस हैं तो ये क्या करवा देते हैं, CREB के लिए फॉस्फोराइलेशन वगैरह करवा के आप ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म करवाते हैं। देख लेते हैं क्या बोल रखा है इसने। द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ म्यूटेशंस इन द कंपोनेंट ऑफ द पाथवे ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन बाय CREB साइक्लिक AMP रिस्पांस एलिमेंट बाइंडिंग के थ्रू आपके क्या म्यूटेशन के इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसके बारे में सवाल पूछा गया है।
और पूछा गया है इनकरेक्ट, ध्यान रखना सर, क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट। बहुत सारे लोग बेचारे ये यहाँ पे फंस जाते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते, इनकरेक्ट के ऊपर कुछ भी लगा के आ जाते हैं फिर। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन in the cyclic AMP binding site of the pKa regulatory subunit leads to inactivation of gene expression। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे क्या बोला है, लॉस ऑफ फंक्शन अगर हो जाता है किसके अंदर, साइक्लिक एमपी बाइंडिंग साइट टू पीके, तो साइक्लिक एमपी हो भी जाएगा तो पीके से बाइंड नहीं कर पाएगा, पीके से बाइंड नहीं कर पाएगा तो लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, तो इनएक्टिवेशन हो जाएगा जीन एक्सप्रेशन का, क्योंकि पीके एक्टिवेट ही नहीं होगा ना, ये सही है। एक्टिवेटिंग म्यूटेशन इन द जीटीपी बाइंडिंग डोमेन ऑफ द सबयूनिट ऑफ जीएस लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही बात है। ये क्या बोल रहा है कि जीटीपी बाइंडिंग डोमेन का अगर आप एक्टिवेशन कर देते हो तो जीएस क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन पे चला जाएगा, क्योंकि जीटीपी हमेशा बाइंड रहेगा, हमेशा बाइंड रहेगा तो जीन एक्सप्रेशन होगा, बिल्कुल सही है। Inactivating mutation that prevent the regulatory subunit of pKa to bind the catalytic subunit leads to activation of gene expression, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि pKa जो होगा वो वापस बंद ही नहीं हो पाएगा। तुमने pKa में पढ़ा भी होगा ना, R2C2 यूनिट्स होती है इसके अंदर, दो रेगुलेटरी सबयूनिट, दो कैटालिटिक सबयूनिट। रेगुलेटरी सबयूनिट जो होती है वो हट जाती है जब अपन साइक्लिक एएमपी देते हैं, और इस वजह से जो कैटालिटिक सबयूनिट होती है वो चालू हो जाती है, 4 साइक्लिक एएमपी जुड़ते हैं इससे, है ना, ये बात भी अपन ने पढ़ी है। आगे बढ़ते हैं। Inactivating mutation in the pKa phosphorylation site of CREB leads to activation of gene expression। नहीं, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया आपने, क्योंकि pKa जो है वो फॉस्फोराइलेशन ही तो करवा रहा है इसका, जिसके बेसिस पे आपका सारा काम करेगा। प्रोटीन काइनेज ए, नाम क्या रखा, प्रोटीन काइनेज ए, तो काइनेजेस विल डेफिनेटली वर्क बाय फॉस्फोराइलेशन, सो दिस कांट बी द केस। और इसी वजह से यहाँ पे जो सेटअप है वो हमारे पास क्या है, ओनली डी इज इनकरेक्ट। समझ में आया, आई होप ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन, अगले पे चलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, वेक्टर्स और ह्यूमन डिजीजेस, इम्यूनोलॉजी का बेसिक क्वेश्चन है, जरा इसके बारे में समझ लेते हैं क्या है। और ये बनाया जा सकता था, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ये बन सकता था क्वेश्चन। चिकनगुनिया भैया, चिकनगुनिया कौन करे है, चिकनगुनिया का आपका वेक्टर कौन है, एडिस मॉस्किटो। चिकनगुनिया का वायरस कौन सा है ये तुम बताओगे मुझे नीचे लिख के कमेंट में, कौन सा वायरस से होती है, वायरल बीमारी है ये। लाइम डिजीज, लाइम डिजीज आपकी कौन कैरी करती है, टीक्स कैरी करती है। लाइम डिजीज कौन सी पॉजिटिव एजेंट कौन है लाइम डिजीज का, तो लाइम डिजीज इज कॉज्ड बाय बोरेलिया, याद रखना, सवाल आ सकता है इसके ऊपर, बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी, बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी। इधर लिख देता हूं मैं, यहाँ पे सही नहीं लिखा है, कहाँ लिखे, इधर ऊपर लिख दे रहे हैं, बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी, सही है, ये एक इंपॉर्टेंट याद रखना है। लिम्फेटिक फिलेरियासिस, लिम्फेटिक फिलेरियासिस कौन कर रहा है आपका, तो लिम्फेटिक फिलेरियासिस करते हैं हमारे इनोफिलस मॉस्किटोस। और आखिरी में जो आपका स्किस्टोसोमियासिस है, जो स्किस्टोसोमिया की वजह से होता है, ये आपका क्या है, एक्वेटिक स्नेल्स, एक्वेटिक स्नेल्स जो होते हैं ये आपका इसके अंदर फ्रेश वाटर स्नेल्स बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, फ्लूक्स होते हैं बेसिकली स्किस्टोस्टोमा के, वो आपका यहाँ पे स्टोसोमा के, वो आपका यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो दैट इज द केस। अब क्या लग रहा है इसमें, ए का 1, ए का 1, बी का 4, ए का 1 बी का 4, ये ए का 1 बी का 4 एक ही जगह पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या है, आयरन इज अपटेक, सॉरी ये अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना इसको, बट बिफोर आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन आई नीड टू ड्रिंक सम वाटर, थोड़ा सा रुकते हैं, 1 घंटे से अपन लगातार बातचीत में है। ये हमारी छोटी बहन की बोतल आ गई है हमारे पास में, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, आयरन इज टेकन अप बाय सेल्स वाया रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। हाँ भैया जानते हैं हम ट्रांसफेरिन वगैरह के बारे में, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस यूटिलाइजिंग ट्रांसफेरिन एंड ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स, सही बात है ये। इन अ सेल लाइन विद अ म्यूटेशन इन द ट्रांसफेरिन रिसेप्टर that is unable to interact with the transferrin at pH 4 to 6, which one of the following steps will be first affected in this pathway? कौन सा वाला स्टेप जो होगा वो सबसे पहले अफेक्टेड होगा, इसके बारे में हमसे बात की गई है। सो बेसिकली तुमको ये बात पता भी होगी वैसे कि यहाँ पे आ जाओ, अब ये थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाला स्टेटमेंट अगर ध्यान से समझोगे तो अच्छे से क्लियर होगी चीजें। ये हमारे पास में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ये हमारे पास में साइटोप्लाज्म है, आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमारे पास में ये क्या है, ये एपोट्रांसफेरिन है, एपोट्रांसफेरिन, एपोटीएफ दिख रहा होगा ये एपोट्रांसफेरिन। ये एपोट्रांसफेरिन जो है ये आपका ऐसे छोड़ दिया, ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है हमारे पास, टीएफआर ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। ये जो एपोट्रांसफेरिन है ये इस तरीके से अपने ऊपर आयन जोड़ लेता है, ऐसे करके आयन जोड़ लिया इसने, बाहर निकलेगा तब, और आयन जोड़ के फिर ये आपका चिपक जाएगा
पीएच 7.4 के आसपास, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर का पीएच है, सबसे पहले ये ट्रांसफेरिन जो आयन लेके आया, 2 आयन के साथ में जुड़ गए ट्रांसफेरिन रिसेप्टर से। एक ट्रांसफेरिन रिसेप्टर पे 4 आयन जुड़ गए हैं। अब ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जो है क्लेथरिन कोटेड पिट होता है, तुम जानते हो एंडोसाइटोसिस या तो क्लेथरिन से हो सकता है या कैबियली से हो सकता है। मोस्टली जो हमारे रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है वो सारे किससे होते हैं, क्लेथरिन कोटेड से होते हैं। सही है, क्लेथरिन कोट हुआ, ये सेकंड में वेसिकल बना, बन गया क्या, एंडोसोम। एंडोसोम में यहाँ पे पीएच कितना है इसका, 5.5 से कम है, और यहीं पे सारा खेल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 5.5 से कम है, और यहाँ पे आपका आयन जो है यहाँ से रिलीज हो जाता है। आयन को रिलीज करके हम आयन को दे देते हैं बाहर। यहाँ पे रैम एनरैम 2 प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स रहता है और इसके थ्रू, बट अभी इतना ज्यादा लोड मत लो। एंडोसोम बनने के बाद में यहाँ पे आयन रिलीज हुआ। आयन जो है ये फेरिटिन के साथ कॉन्जुगेट होकर स्टोर हो जाता है, आयन स्टोरेज हो जाता है, या फिर ये हीम और नॉन हीम प्रोटीन्स में यूज हो जाता है उनको बनाने के लिए। हीम और नॉन हीम प्रोटीन में डेवलप करने के लिए, हीम में होता है ना आयन, तो वहां पे यूज हो जाता है। सही है, फिर क्या होगा, यहाँ पे अब इसने आयन छोड़ दिया है, तो अब ये क्या है हमारे पास में, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, और आपके पास में ट्रांसफेरिन अभी यहाँ पे अवेलेबल है। पीएच यहाँ पे कितना है आपका, 5.5 से कम है। फिर क्या होगा आपका, ये यहाँ पे जाएगा वापस, और अल्टीमेटली आपको वापस से एपोट्रांसफेरिन छोड़ देगा, और ये साइकिल बार बार 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 चलती रहेगी। हमको बोला गया था 4 to 6 के बीच में प्रॉब्लम है, तो 4 to 6 के बीच में प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। समझ आ रही बात, क्योंकि यहाँ पे पीएच कितना था, 5.5, तो ये पीएच 5.5 है, तो यहाँ पे 4 to 6 के बीच में प्रॉब्लम आएगी। और प्रॉब्लम क्या आएगी, बेसिकली आपका जो आयन है वो यहाँ पे बेसिकली आयन में ट्रांसफेरिन रिसेप्टर और ट्रांसफेरिन जो होंगे ये वापस से अलग नहीं हो पाएंगे, अलग नहीं हो पाएंगे तो ये यहाँ वापस जा नहीं पाएंगे। हमको इसी स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से देखना है कि कहानी क्या लिखी है, अब थोड़ा सा तुमको क्लियर होगा चीजें। बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफेरिन टू आयन इन प्लाज्मा, तो ये तो बाहर हो रहा है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो बाहर हो रहा है, 4 to 6 पेज पे तो हो ही नहीं रहा है। एसोसिएशन ऑफ आयन बाउंड ट्रांसफेरिन विद ट्रांसफेरिन रिसेप्टर ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी बाहर हो रहा है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये भी 7.4 पेज पे ही हो रहा है। फिर अगला क्या बोल रखा है, अगला बोल रखा है रीसाइकल रिलीज ऑफ आयन इन द एंडोसोम्स। रिलीज ऑफ आयन इन द एंडोसोम्स जो है आपका, ये वैसे देखा जाए तो सबसे पहले इसके ऊपर इफेक्ट आएगा, बट एक इंटरेस्टिंग केस समझना है यहाँ पे, ये स्टेप जो है हमको दिखेगा नहीं, वी विल नॉट बी एबल टू सी दिस स्टेप। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है वो एंडोसोम में पैक्ड है, तो एंडोसोम से आयन रिलीज नहीं हो रहा है, ये हमको देखने के बजाय हमको पहले, सबसे पहले जो दिखेगा वो ये दिखेगा कि उसकी रिसाइकलिंग जो होगी वो नहीं हो पाएगी। और रिसाइकलिंग इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि एंडोसोम में आयन का रिलीज ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो एंडोसोम का रिलीज है, आई मीन एंडोसोम में आयन का रिलीज है, वो 4 to 6 पेज पे तो हो रहा है, बट ये जो आपका म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से आपके जो सबसे पहले विजिबल इफेक्ट्स आएंगे वो रिसाइकलिंग पे देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैच था, बेसिकली हमको यहाँ पे देखना था विच वन ऑफ द विल बी फर्स्ट अफेक्टेड इन दिस पाथवे। तो बेसिकली यहाँ पे रिसाइकलिंग जो होगा, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट मेरे को लगता है थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी है ये, आप किसको पहला मानोगे ये कोई भी नहीं बोल सकता। आप रिसाइकलिंग भी वहीं पे है, आपका रिलीज होने के साथ साथ ही रिसाइकलिंग भी चल रही है, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, बट ऑफिशियल आंसर की में फोर्थ स्टेटमेंट जो है उसको उन्होंने ज्यादा बेटर माना है ना। फर्स्ट नोटिसेबल चेंज यू कैन से कि वो आपका रिसाइकलिंग में देखने को मिलेगा, और शायद इसी कारण वो फोर्थ को ज्यादा बेटर मान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, ये तो हो गया अपना। अगला सवाल, द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट एंटीजेंस इन ब्लड एबीओ सिस्टम आर गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एबीओ के बारे में तुमने वैसे भी पढ़ा होगा, अगर तुमने सेरिब्रोसाइट और गैंग्लियोसाइट्स और ये सब पढ़ा है, तो उसमें हम लोग जो बात करते हैं ग्लोबोसाइट जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं, उसके अंदर जब हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स शुगर का डेवलपमेंट है, तो वहां पे हमारे पास में एबीओ ब्लड ग्रुप आता है। तो सरफेस एंटीजन एच होता है, उस एच एंटीजन के साथ में हम अलग अलग डेवलपमेंट्स करते हैं, उसमें ओ एंटीजन के बारे में बात करते हैं, फिर उसके अंदर हम गैलेक्टोज और एनएसिटाइल ग्लूकोसामाइन जोड़ते हैं, और उसके बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, बी एंटीजन और ए एंटीजन का डेवलपमेंट करते हैं। तो इसके बेसिस पे मैंने एक छोटी सी इमेज ली है यहाँ पे, जरा इसको एक बार देखना। ये पूरा का पूरा खेल है हमारे पास में। हमको यहाँ पे ए जीन, ओ जीन और बी जीन के साथ में क्या चाहिए, हमारे पास में एच एंटीजन है, एच एंटीजन को हम ओ जीन बोलते रहे, जो कि इसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके ऊपर एक गैलेक्टोज लगा देते हैं तो क्या है, गैलेक्टोज, ग्लाइकेनेसी, गाल और फ्यूकोस। इसको प्लीज याद रखना, ये सवाल सीधा सीधा आया हुआ है, पहले कितनी बार आ चुका है और भी आ सकता है। तो गाल, ग्लाइकेनेसी, गाल, फ्यूकोस और ऊपर एक गैलेक्टोज लगा दिया तो बन गया बी जीन, और अगर गाल एनएसी लगा दिया तो बन गया ए। तो अब यही पूरा स्टेटमेंट है, इसी के बेसिस पे पूरा सवाल है, देखते हैं। Galactose is added to the terminal of H antigen by transferase expressed in individual with type A blood group। नहीं, गाल एनए से लगता है टाइप ए में। टाइप बी में ट्रांसफेरेज जो है टाइप बी ब्लड ग्रुप एडेड टर्मिनल एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन टू एच एंटीजन, ये भी गलत हो गया, उल्टा लिखा हुआ है बेसिकली। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन लिखा होना चाहिए ऊपर,
ए ब्लड ग्रुप के लिए, और ये गैलेक्टोज लिखा होना चाहिए था नीचे बी ब्लड ग्रुप के लिए, उल्टा लिखा है तो दोनों गलत हो गए। ए भी गलत हुआ तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, सवाल तो यही खत्म हो गया। अगर बेसिक आइडिया भी है तो बन जाता। सी एंड डी जो है हमारा सही स्टेटमेंट, जरा देख लेते हैं। द एच एंटीजन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूकोज ट्रांसफरेज दैट एट द टर्मिनल फ्यूकोज टू इट्स प्रीकर्सर। बिल्कुल सही बात है, फ्यूकोज अपन ने देखा था ना, देखो यहाँ पे ये रहा लास्ट फ्यूकोज, दिस इज द टर्मिनल फ्यूकोज। और क्या बोला है, the H antigen is the precursor of both A and B antigen and it is a blood group antigen in person of type O, yeah it is true। अभी पीछे तो देख क्या है कि उसी से तो बन रहा है, उसी के ऊपर तो गालेनिस लगाओगे तो ये बनाओगे, गैलेक्टोज लगाओगे तो बी बनाओगे। चलो ठीक है, समझ में आया। अगली कहानी क्या है, बैक्टीरिया एम्प्लॉय वेरियस मैकेनिज्म टू इन्वेड और एंटर होस्ट सेल्स। बिल्कुल सही बात है, विच आर ईदर फेगोसाइटिक, फेगोसाइटिक होते हैं मतलब कि वो इनगल्फ कर लिए जाते हैं, फेगोसाइटोसिस हो जाता है उनका, या वो नॉन फेगोसाइटिक पाथवे से भी चले जा सकते हैं। गिवन बिलो आर सम ऑफ द मैकेनिज्म व्हिच आर जनरली यूज्ड फॉर कैरिंग आउट दिस प्रोसेस। आपसे बोला गया है कौन सा वाला जो है वो सही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है कि इन्वेड करना तो है, बट नॉन फेगोसाइटिक सेल्स के द्वारा कैसे होता है, उसको इन्वेड करने के बेसिस पे आपको समझना है चीजों को। ये इंपॉर्टेंट था कि आप पहले से पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पूरा क्वेश्चन एक बार पहले देख लो, पूछा क्या है उसके एक ग्लांस ले लो और उसके बाद इन पे थोड़ा ध्यान दो। वरना क्या होता है कि हम इस पे दिमाग बहुत सारा लगा देते हैं और बाद में पता चलता है कि यार ये तो पूछा ही नहीं था, इतना इजीली निकल सकता था ये। तो हमको बोला गया है इन्वेडिंग नॉन फेगोसाइटिक सेल्स के लिए आपको ये बात बताना है, सही है। जरा देख लेते हैं। Some bacteria express a protein called invasin that is recognized by host cell beta 1 integrin। देखो अब ये मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सवाल इजी है, ये सवाल थोड़ा सा टफ है, इट इज नॉट दैट इजी। तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूँ इस पे, बट वो अननेसेसरी टाइम वेस्टिंग होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में कितना भी आप आगे चले जाओ, इसमें कोई भी एक छोटा सा फैक्ट ऊपर नीचे कर देंगे और वो प्रॉब्लम बन जाएगी। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। एक्टिन पॉलीमराइजेशन अलोंग विद असेंबली ऑफ क्लेथरिन कोट रिजल्ट इन द इंटरनलाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया बाय जिपर मैकेनिज्म। ये बात भी बिल्कुल सही है, एक जिप मैकेनिज्म चलता है जिसमें क्लेथरिन कोट की तरह वो धीरे से अंदर चला जाता है। फेगोसाइटोसिस नहीं होता उसका, है ना, उसका अंदर क्या होता है बेसिकली एंडोसाइटोसिस हो जाता है उसका। नाउ एंडोसाइटोसिस अलग है, फेगोसाइटोसिस अलग है, ध्यान देना इस चीज का। या तुम बोल सकते हो कि फेगोसाइटोसिस इज स्पेशलाइज्ड एंडोसाइटोसिस। नाउ some bacteria including Salmonella enterica use trigger mechanism to inject a set of effector molecules in the cytoplasm through type 3 secretion system। अगर तुमको याद आ रहा हो तो अभी थोड़ी देर पहले टाइप 3 सेक्रेशन सिस्टम पे बात करके आए, जून में सवाल आया था इसके ऊपर और दिसंबर में फिर से सवाल आ गया है। ये बात भी बिल्कुल सही है, टाइप 3 सेक्रेशन सिस्टम में सैल्मोनेला एंटेरिका, सुडोमोनास सिरिंजी ये सब यूज करते हैं इसको। सम बैक्टीरिया अटैच टू होस्ट सेल सरफेस रिसेप्टर इंक्लूडिंग local elevation of calcium in cell cytosol leading to the fusion of lysosome with the bacteria। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम विद बैक्टीरिया। भाई साहब अगर लाइसोसोम बैक्टीरिया के साथ डाल दोगे तो वो इन्वेट थोड़ी कर रहा है, वो तो मर जाएगा, लाइसोसोम मार देगा उसको। तो अल्टीमेटली डी तो होने से ही रहा, उसको मारना थोड़ी है। और अगर तुम ब्यूटी देखोगे सवाल की तो देखो तीनों ऑप्शन में डी है, वैसे भी बन सकता था ये सवाल, थोड़ा सा दिमाग लगाते। अब क्या तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि लाइसोसोम अगर जुड़ेगा बैक्टीरिया से तो भैया ये तो पूरा खत्म कर देगा उसको, तो वो इन्वेट थोड़ी गया बेचारे ने अपनी आत्महत्या थोड़ी करानी उसको। तो वह डी तो हो नहीं सा होने सा रहा, तो फिर ये एबीसी मतलब 1 2 3 4 तीनों खत्म हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या है, apoptosis refers to programmed cell death that is triggered by specialized intracellular proteases called caspases। ठीक है, apoptosis जो है इसको हम लोग पीसीडी बोल रहे हैं, प्रोग्राम सेल डेथ, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीएसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं कैस्पेसेस। बिल्कुल सही बात है ना, सिस्टीन, एस्पार्टेट, थायोलाइज, क्लीवेजेस वगैरह बोलते हैं इसको। इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ apoptosis पे सवाल पूछा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है, depends on the activation of fast domain by the fast ligand which activates the DISC। भाई साहब फास्ट डोमेन जो FADD है, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन, वो एक्सट्रिंसिक अरेंजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कहां कहां ए दे रखा है उसको एलिमिनेट कर दिया। इज रेगुलेटेड बाय BCL2 फैमिली ऑफ प्रोटीन्स। क्या इज रेगुलेटेड बाय BCL2 फैमिली ऑफ प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक पाथवे BCL2 से रिलेटेड, बिल्कुल सही बात है ये, है ना, BCL2 फैमिली से तो होता है पूरा अपना BCL-XL और BCL2 consist of a key regulatory protein above one which is a water soluble component of the electron transport chain। is it a water soluble? I think it is a lipid soluble। और अगर तुमने ध्यान दिया हो तो IP3 पे भी उन्होंने ये बात खेली थी, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि पढ़ते वक्त थोड़ा ध्यान रखा करो कि लिपिड में आ रहा है कि वाटर में आ रहा है कि कहाँ जा रहा है, इसका ध्यान रखना है। और ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है, दूसरी चीज ये ETS का हिस्सा भी नहीं है, ETS का हिस्सा भी नहीं है, दोनों गलत हो गए। चलो मान लो वाटर याद नहीं है,
बट ईटीएस का कंपोनेंट कहां से पढ़ लिया तुमने, क्या पाप वन ईटीएस का कंपोनेंट होता, कहीं से भी नहीं होता, तो सी गलत हो गया, ए गलत हो गया, सी गलत हो गया, सी गलत हो गया तो ये भी गया, सी गलत हो गया तो ये भी गया, खत्म हो गया सवाल यहीं पे, तो डी तो सही होगा ना, डी सही है, खत्म करो इसको। It recruits pro-caspase 9 into the apoptosome and once activated, caspase 9 leave the and activates downstream execution of caspase like caspase 3. Exactly, ये सही बात है, तो बी एंड डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या बोल रखा है, इन एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग न्यूड माइस, ये बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये। इन एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग न्यूड माइस, न्यूड माइस किसको कहते हैं अपन, न्यूड माइस उसको कहते हैं जिसका थाइमस अपन ने बाहर कर दिया, थाइमेक्टोमाइज्ड माइस, सो न्यूड माइस, द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, दोनों न्यूड माइस है ना। ग्रुप ए माइस वर इंजेक्टेड विद टी सेल फ्रॉम नॉर्मल माइस एंड ग्रुप बी माइस वर लेफ्ट अनट्रीटेड, ठीक है भैया, तो थाइमस दोनों में नहीं था, हमने क्या करा, एक के अंदर टी सेल डाल दिए और एक को हमने ऐसे छोड़ दिया। Both the groups are then immunized with LPS, lipopolysaccharide, LPS तुम जानते हो ऑलरेडी, LPS के अंदर O एंटीजन का सेटअप होता है ना, O एंटीजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो, LPS। Which one of the following statement regarding antibody production in group A and group B is most likely to be true? True कौन सा होगा, इसके बारे में पूछा गया है। एक जगह हमारे पास टी सेल्स हैं, एक जगह हमारे पास में टी सेल्स नहीं है। अब ये बोला गया है हमारे पास में क्या, कि एक जगह हमने इंजेक्ट करी टी सेल्स को और एक जगह हमने क्या कर दिया है, ग्रुप बी हमने छोड़ दिया, ऐसा का ऐसा ही। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है और ट्रू पूछा है, ये बोला गया है हमको, है ना, कि ट्रू बताना है हमको कौन सा वाला जो है हमारे पास में ट्रू है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, या ध्यान से देखना, अब ये बात बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। Both groups of the mice will have very similar level of antibodies against LPS as it is a thymus independent antigen. यही स्टेटमेंट यहीं पे सही हो जाता है और कहीं नहीं जाना है। एलपीएस जो है लिपोपॉलीसैकेराइड, वो जो है वो आपका क्या करता है, थाइमस के थ्रू काम नहीं करता है, क्योंकि उसको प्रोसेस नहीं करना है, उसके अंदर कोई प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो थाइमस में एंटीजन प्रेजेंटेशन वगैरह इस तरह की बातें हो रही है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा करना ही नहीं है, तो इट इज अ थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजन एंड दैट इज व्हाई टी सेल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी सेल जैसे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है वैसे ही प्रोड्यूस करेगी। नो इम्यून रिस्पॉन्स विल बी जनरेटेड इन बोथ ऑफ द माइस एज दे लैक थाइमस, ऐसा कुछ भी नहीं है। Only group A mice will have antibodies that T independent antigens are dependent on T cell activation. क्या बोल रहा है ये, T independent है तो क्यों डिपेंड होगा वो एक्टिवेशन पे। Only group B mice will have antibody because in group A mice the presence of T cell will interfere with the production of antibodies against T cell. यार T cells के होने से एंटीबॉडी प्रोडक्शन का क्या मतलब है, T इंडिपेंडेंट एंटीजन से, जब वो उससे इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा तो क्यों काम होगा। अब तीन जगह T इंडिपेंडेंट बोल दिया उन्होंने, तुम थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, T इंडिपेंडेंट ही है ना वो, टी सेल इंडिपेंडेंट या आपका थाइमस इंडिपेंडेंट, जो तुम कहना चाहो बोल सकते हो। अगला, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट पेपर व्हिच इज शिफ्ट 2, और पहली कहानी अपन शुरू कर रहे हैं, सेक्शन बी। पहला सवाल क्या भी है जरा देखें, which one of the following is the major antibody in the early stages of primary immune response। भाई साहब IgM रटी रटाई चीज, कुछ भी दिमाग लगाना था इसमें, IgM is the first thing, always first, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि IgM जो है ये एक साथ जाके 10 एपिटोप्स या एंटीजेंस के साथ में बेसिकली आपके 10 एपिटोपिक एंटीजन से बाइंड कर सकती है, क्योंकि ये ऐसी होती है ना पेंटामेरिक, पढ़ा होगा तुमने इसके बारे में, ऐसी होती है, बीच में जे चेन होती है, 1 2 3 4 और 5 ऐसे पेंटामेरिक होती है, तो इस वजह से क्या करती है यहाँ पे आपके पास में बहुत ज्यादा फटाफट रिएक्शन दे देती है, इसी वजह से ये फट फट से चली जाती है इन्फेक्शन साइट पे और आपका कार्यक्रम शुरू कर देती है, ठीक है। अगला क्या दे रखा है, ओके नाउ दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन जो हमारे पास में है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन जो है ये हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड फैक्टर 1 से रिलेटेड है, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। जरा इसके बारे में बात करते हैं। या Many signal transduction pathways work as molecular switches। बहुत सारे सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जो मोलिकुलर स्विच की तरह काम करते हैं, स्विच की तरह काम करना मतलब ऑन ऑफ चलता रहता है उनके अंदर, ये बोला गया है। On receiving a signal, they switch from an inactive form to an active form. They return to the inactive form when another signal switches them off. Exactly, वही बहुत बात बोली मैंने, ऑन ऑफ चलता रहता है इसमें। Which of the following process do not या does not directly involve a molecular switching, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्विचिंग किसके अंदर नहीं होती है। तो देखो अब ये क्वेश्चन जो है ये मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इजी क्वेश्चन है, ऑल्दो ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है, जब मुझे याद है सेक्शन बी का क्वेश्चन है, हाँ सेक्शन बी का क्वेश्चन है, बट इट इज नॉट एन इजी क्वेश्चन। बट थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज करा जाए ना तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ वर्ड क्या यूज किया है, रेगुलेशन, और रेगुलेशन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है, अगेन रेगुलेशन, और यहाँ पे ग्रोथ कौन कोलैप्स, रेगुलेशन। आ रही बात समझ में,
रेगुलेशन हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, मतलब इनके अंदर स्विचिंग पॉसिबल है, बट यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डिग्रेडेशन। एक बार अगर आपने किसी चीज को ब्रेक कर दिया तो फिर तो वो ब्रेक हो गई ना सर। जब आप उसने उसको ब्रेक कर दिया, कॉमन सेंस यूज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे साइंस यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर मैंने किसी चीज को ऑलरेडी ब्रेक कर दिया तो वो तो वन वे पाथवे हो गया, वो तो टूट गई। अब अगर वो टूट गई तो उसमें ऑन ऑफ की सिचुएशन कहाँ बची, और इसीलिए आंसर इसका ए है। ये इसका सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन हो गया। बट या ऑब्वियसली नॉर्मोक्सिया के टाइम पे आपका हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड फैक्टर, क्योंकि आप नॉर्मोक्सिया पे हो, नॉर्मल कंडीशन पे हो, तो आप क्यों आप हाइपोक्सिया पे वाले फैक्टर्स के लिए काम करोगे, तो इसको हम लोग डिग्रेड कर देते हैं, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन हो जाता है इसका। तो ये सही गलत नहीं पूछा था आपसे, बोला था कौन सा जो है वो मॉलिक्यूलर स्विच की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, तो ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ लास्ट सेक्शन, सेक्शन सी, पहला सवाल। ओके, नाउ इसको थोड़ा ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये। लेट मी ड्रिंक सम वाटर एंड देन वी विल स्टार्ट। थोड़ा सा पढ़ो जब तक इसको। ठीक है, चलो शुरू करें। द इंसुलिन रिसेप्टर इज एक्टिवेटेड ऑन बाइंडिंग इंसुलिन मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात है, तो एक रिसेप्टर बना देते नीचे। ये इंसुलिन का रिसेप्टर हो गया, इस पर अपन ने लगा दिया इंसुलिन, आरटीके होता है इसका, तो दो डायमराइज फॉर्म में होगा, बट अभी मैं उसको नहीं बना रहा हूँ वैसे, है ना। ये लग गया हमारा इंसुलिन, और इंसुलिन का रिसेप्टर बन गया। This leads to activation of a downstream PI3 kinase pathway that trigger AKT to phosphorylate and inactivate a FOXO transcription factor। ठीक है, पूरी बना लेते फटाफट से इसको। ये एक्टिवेट हो गया इंसुलिन के जुड़ने से। इंसुलिन के जुड़ने से क्या करेगा ये बेसिकली आपकी क्या PI3 काइनेज पाथवे को एक्टिवेट करवाएगा। PI3 काइनेज किसको बोलते हैं अपन, जो 3 पे फॉस्फोराइलेशन करवाता है, PI3 काइनेज। PI3 काइनेज की वजह से क्या होगा आपका, बेसिकली यहाँ पे अल्टीमेटली PIP3 बनेगा। PIP3 के एक्टिवेशन से आपका पूरा डेवलपमेंट होंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा आपका यहाँ पे AKT का एक्टिवेशन होगा। AKT के एक्टिवेशन से क्या हो रहा है, जो फॉक्सो है वो फॉस्फोराइलेट हो जा रहा है, और ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं अलग से कुछ नहीं लिख रहा हूँ। फॉक्सो फॉस्फोराइलेट हो रहा है, और फॉक्सो जब फॉस्फोराइलेट हो जाता है तो वो इनएक्टिव हो जाता है। ये बातें सब उन्होंने लिख के दे दी है मुझे, मैंने कुछ भी अलग से नहीं किया है। लिपिड फॉस्फेटेज जिसका नाम है P10, वो क्या है आपका PIP3 के अगेंस्ट काम कर, सॉरी PI3 काइनेज के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो PI3 काइनेज जो है, PI3 काइनेज ये AKT को चालू करवा रहा है, लेकिन जो P10 है, P10 जो है ये आपका AKT को बंद करवाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एंटागोनिस्टिक काम कर रहा है PI3 काइनेज के। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अ रिडक्शन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन द इंसुलिन रिसेप्टर ड्रामेटिकली इंक्रीजेस द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि IGF वगैरह जो होते हैं वो डिक्रीज करते हैं लाइफ स्पैन को, और उसके बेसिस पे आपका पूरा का पूरा सेटअप था। सॉरी, जो IGF वगैरह है वो इंक्रीज करते हैं आपके किसको, तो क्या बोल रहा हूँ यार मैं, रिडक्शन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन द इंसुलिन ड्रामेटिकली इंक्रीजेस द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। या एग्जैक्टली, कि आपका यहाँ पे अगर काम नहीं करेंगे इंसुलिन वगैरह तो आपका लाइफ स्पैन जो होगा वो बढ़ेगा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड रिगार्डिंग द म्यूटेशन एंड देयर आउटकम। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, द गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन द AKT मेक्स द ऑर्गेनिज्म लॉन्ग लिव्ड। कैसे, अगर आपका AKT बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा तो इंसुलिन की एक्टिविटी बहुत बढ़ गई, इंसुलिन की एक्टिविटी बहुत बढ़ गई तो उसका गेन ऑफ फंक्शन जो है उससे ऑर्गेनिज्म लॉन्ग लिव थोड़ी करेगा, ऑर्गेनिज्म शॉर्ट लिव करेगा, शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, इसके अलावा अ फॉक्सोडिलीशन म्यूटेशन सप्रेसेस द लॉन्ग लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद द रिडक्शन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन द इंसुलिन रिसेप्टर। इसका क्या मतलब है, अगर फॉक्सो को डिलीट कर दिया, फॉक्सो को आपने डिलीट कर दिया, तो इस वजह से आपका लॉन्ग लाइफ स्पैन नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे चाहे आपका इंसुलिन रिसेप्टर जो है वो काम ना कर रहा हो। तो यह एग्जैक्टली ये बात सही है कि फॉक्सो जो है वो आपका लॉन्ग लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर फॉक्सो यहाँ से हटा दिया तो फिर लॉन्ग लाइफ कैसे आएगी, चाहे आपका इंसुलिन का रिसेप्टर काम नहीं कर रहा है। अब P10 डिलीशन म्यूटेशन, अगर P10 को डिलीट कर देते हैं अपन तो ये आपके लॉन्ग लाइफ को रोक देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या, इंसुलिन का रिसेप्टर जो है वो रिडक्शन पे तो है, लेकिन P10 जो है वो AKT को क्या कर रहा है, अल्टीमेटली आपका क्या बोल रहे हैं अपन कि AKT के अगेंस्ट कर रहा है वो काम, तो AKT को वो इनहिबिट करवा रहा है। देखो यहाँ पे नेगेटिव रोल ले रखा है। तो P10 का डिलीशन म्यूटेशन अगर होगा तो लॉन्ग लाइफ नहीं आ पाएगी। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे भले इंसुलिन का रिसेप्टर कम काम कर रहा है, लेकिन P10 जो उसके अगेंस्ट काम कर रहा था वो तो काम ही नहीं कर रहा है, तो कुछ तो इफेक्ट आएगा। A loss of function mutation in the FOXO orthologous makes the worm long lived। ऑर्थोलोगस के बारे में यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ऐसा नहीं है, फॉक्सो का ऑर्थोलोगस फंक्शन भी क्या करेगा, वही काम करेगा जो उसका नॉर्मल काम कर रहा है, कि वो लॉन्ग लिव नहीं कराएगा, शॉर्ट लिव करवाएगा।
तो फोक्सो जो है अगर वो काम नहीं कर रहा है तो शॉर्ट लाइफ आएगी, मतलब इंसुलिन जो है वो काम कर रही है। इंसुलिन जो है वो हमारी क्या है, बेसिकली लाइफ स्पैन को कम करता है, ध्यान रखना है बात। लाइफ स्पैन को कम कैसे कर रहा है, क्योंकि ग्लाइकेशन बेसिकली, और जितने हम शुगर खाते हैं, तुमने सुना भी होगा, जितना हम शुगर खाते हैं उतनी जल्दी हम बूढ़े हो रहे हैं, क्योंकि उतनी जल्दी इंसुलिन स्पाइक आ रहे हैं। जितने ज्यादा इंसुलिन स्पाइक आ रहे हैं उतनी जल्दी हम बूढ़े हो रहे हैं, सिंपल बात से इतनी सी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, अगर हम बोल रहे बी और सी करेक्ट है तो बी और सी ये दोनों हो गए सही आंसर, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मैच द कॉलम, क्वेश्चन से कुछ सिंपल सिंपल से। Column X enlists some of the common animal viruses and column Y enlists the cell surface protein that serve as their receptor। तो रिसेप्टर दिया गया है और इधर वायरसेस दे दिए गए। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात करना है कि क्या सेटअप है इसका, उसके बारे में पूछा गया आपने से। तो देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे तो अगर अल्फा 2 माइक्रोग्लोबिन, ठीक है, करेक्ट मैच पूछा है आपने से। करेक्ट मैच का क्या सीधा सीधा सेटअप है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाए, पोलियो वायरस से अपन शुरू कर सकते हैं। पोलियो वायरस जो है ये इम्यूनोग्लोबिन आईजी सुपर फैमिली के ऊपर काम करता है। ये शायद तुमने पहले पढ़ा भी होगा, बहुत नॉर्मल चीज है। पोलियो वायरस जो है आईजी सुपर फैमिली पे काम करता है। और सी का वन जो है वो देखो कहाँ कहाँ पे है, सी का वन, ये रहा, सी का वन एक ही स्टेटमेंट में है। पोलियो वायरस इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली के अगेंस्ट काम करता है। रोटा वायरस से भी कहा जा सकता था इसको, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है। रोटा वायरस असाइलेटेड सियालिक एसिड, याद रखना। खैर ये भी हो सकता था अगर तुमने डिटेल में पढ़ा है, माइक्रोबायो का क्वेश्चन है ये। इसके बाद में रेबीज वायरस, रेबीज वायरस कहाँ चला जाएगा आपका, रेबीज वायरस आ जाएगा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे। और अल्टीमेटली आपका हेपेटाइटिस वायरस कहाँ जाता है, अल्फा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, अल्फा 2 माइक्रोग्लोबुलिन के ऊपर काम करता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, या तो आता है या तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। इसमें दिमाग नहीं लगाना, इस तरह के क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं, ये तो मुझे पढ़ते 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 एक तरह से सेटअप बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Apart from the interaction of antigenic peptide with the TCR CD3 complex, which is a signal, ये signal है हमारे पास में signal 1, TCR activation requires another signal called co-stimulatory signal। तो TCR का CD3 कॉम्प्लेक्स बनने के बाद भी आपको कुछ को-स्टिमुलेटरी सिग्नल चाहिए होता है। और अगर तुम ध्यान दोगे तो को-स्टिमुलेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। एनर्जिक जो सेल बनाते हैं अपन, एनर्जिक सेल्स में हमने क्या बोला था कि को-स्टिमुलेट प्रॉपर नहीं हो पाती है तो एनर्जी टी सेल्स हो जाती है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि को-स्टिमुलेटरी सिग्नल चाहिए, सिग्नल 2। Given below are the few statements regarding the co-stimulatory signal। पहला देख लेते हैं। All three professional antigen presenting cells, dendritic cells, macrophages and B cells, possess the same capacity in respect to delivering the co-stimulatory signal। क्या लगता है तुमको, ये पॉसिबल है कि सारी की सारी सेल्स एक जैसा काम करे? ये तो बिल्कुल नामुमकिन, पॉसिबल ही नहीं है बेटा। ये पूछा क्या है, नॉट ट्रू, ध्यान देना इस चीज पे, नॉट ट्रू पूछा था। तो ए तो बिल्कुल सरासर गलत है। अगर ए गलत है तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जहां से हमको ये सवाल निकल के आ रहा है, ए एंड डी। को-स्टिमुलेटरी सिग्नल्स आर नॉट एंटीजेनिक स्पेसिफिक, ये सच बात है। ऐसा थोड़ी कि हर अलग एंटीजन के लिए अलग अलग तरह का को-स्टिमुलेशन रखेंगे, फिर तो कितने सारे को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल बनाना पड़ेंगे, हर दिन नया एंटीजन आ जाता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सही बात है ये। द प्रिंसिपल को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल आर एक्सप्रेस्ड ऑन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आर B71 B72। ये बात भी बिल्कुल सही है, मैंने पिछले वाले वीडियोस में बताई तुमको ये बात, B7 B72। Unlike B7, CD28, the ligand for B7 which is expressed on T cell is not a member of immunoglobulin superfamily। कैसी बात कर रहे हो आप, टी सेल पे है, इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली से तो है ये पूरा का पूरा, तो इट इज अ मेंबर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन आईजी सुपर फैमिली, दैट्स पे ये गलत हो गया। तो ए एंड डी जो है वो नॉट ट्रू है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था, ये टफ क्वेश्चन नहीं था। अगर तुमने इम्यूनो पढ़ा है, कोई स्टिमुलेशन पढ़ा है तो तुम आसानी से बना सकते थे इसको। अगले सवाल पे चलते हैं भैया, ये बढ़िया सवाल है, इट इज अ रियली गुड क्वेश्चन, इट्स नॉट दैट इजी वन टू पिक अप। ठीक है, चलो क्या है कहानी, जरा इसको देख लेते हैं। चेंजेस इन कैंसर क्रिटिकल जीन्स और प्रोटीन इन डिफरेंट ह्यूमन ट्यूमर्स वर एनालाइज्ड। तो हमने यहाँ पे अलग अलग तरीके के हमारे पास में देख लिए। अब यहाँ पे ध्यान देना, इन्होंने क्वेश्चन को फ्रेम बहुत इजीली किया है, तो अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कर सकते हो। आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन से वाले प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन बन गए, मतलब कौन से वाले पॉजिटिव रेगुलेटर है कैंसर के और कौन से वाले नेगेटिव रेगुलेटर्स हैं। तो जो आप कैंसर अगर चाहते हो तो आपको जो पॉजिटिव रेगुलेटर्स है उनका तो जीन एम्पलीफाई कर देना चाहिए, और जो नेगेटिव रेगुलेटर्स है उनका डीरेगुलेशन कर देना चाहिए, जिसकी वजह से आपका क्या सेटअप हो जाए, इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन हो जाए म्यूटेशन के थ्रू, डिलीशन के थ्रू या रिकॉम्बिनेशन के थ्रू, और अल्टीमेटली आपका यहाँ पे क्या हो। अब यहाँ पे देखो उसने बोला क्या है, जीन एम्पलीफिकेशन और डीरेगुलेशन लीड्स टू इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ एक्स। तो एक्स में से अपने को ढूंढना है कि प्रोटोऑन्कोजीन कौन सा है, तो यहाँ पॉजिटिव रेगुलेशन की बात कही है उन्होंने। while mutation deletion and recombination leads to inactivation of y, तो यहाँ पे आपको ट्यूमर सप्रेसर जीन्स ढूंढना है बेसिकली। which combination of x and y is most likely to be found in the tumors। तो आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव वाले और पॉजिटिव हो जाए, एम्पलीफाई हो जाए, ट्यूमर बनाना है, और नेगेटिव वाले और क्या हो जाए, कम हो जाए। अब आपको ढूंढना है कि कौन से वाले जो है वो सही तरीके से काम करेंगे। देखो
ई कैथरीन, स्मेट4, रास, मिक। तो ई कैथरीन का ऐसा जो रेलेवेंस है वो आपका यहाँ पे जो पॉजिटिव रेगुलेशन में उतना अच्छे से समझाता नहीं है, क्योंकि ई कैथरीन जो है वो आपका क्या है, कैल्शियम डिपेंडेंट, सेल डिपेंडेंट सेल एडिशन मॉलिक्यूल है, और कैंसर सेल्स आर नॉट सेल एडिजिंग मॉलिक्यूल, उनको तो भागना है इधर उधर। तो कैंसर सेल में तो अपने को ट्यूमर में डेवलप करना है, तो फिर आगे मेटास्टेसिस वगैरह, तो ई कैथरीन तो हम उसको और ज्यादा पावरफुल नहीं बनाना चाहते। जब ई कैथरीन यहाँ से एलिमिनेट कर दिया तो यहाँ से भी एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से स्मेट4 की भी सिग्नलिंग को कोई लेना देना नहीं है, स्मेट4 यहाँ से भी एलिमिनेट हो जाता है। तो अगर तुम थोड़ा ध्यान दो तो जो पॉजिटिव रेगुलेशन हमको करना है, हम एकेटी का पॉजिटिव रेगुलेशन कर सकते हैं। एकेटी का पॉजिटिव रेगुलेशन करेंगे तो उससे शॉर्ट लाइफ स्पैन वगैरह वो सारा सेटअप हो जाएगा। रास हमारा ट्रांसक्रिप्शन मतलब रास सुपर फैमिली के थ्रू हम पूरा सेटअप कर सकते हैं। मेक, हर2, ये सारे क्या करेंगे आपके, ये पॉजिटिव रेगुलेटर्स होंगे ट्यूमर के लिए। इधर आ जाओ, P10, अगर तुमको याद होगा तो एकेटी के अगेंस्ट अभी P10 की बात की, ई कैथरीन अभी जस्ट एक्सप्लेन किया कि ई कैथरीन जो है वो आपका क्या क्या है, रोक के रखने के लिए। एपीसी, एपीसी जो है वो, एपीसी का मतलब एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई, यही होता है ना एपीसी का मतलब। तो ये क्या करता है आपका बेसिकली, ये हम देखते हैं कि इसके अंदर कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर, और उसके बाद देखते हैं कि भैया एपीसी जो है वो आपका रोकता है इस चीज को, और स्मेट4 की सिग्नलिंग भी क्या कर रही है, रोक रही है। इसका आंसर क्या हो गया, बी, और इधर 2, BO2 जो है वो बिल्कुल सही है, और 1 2 3 4 तो सीधे सीधे थे, तो इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं था, मैच द कॉलम वाला सा बात है नहीं है। इट वाज अ गुड क्वेश्चन, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाते तो रास, मेक और हर2 के बेसिस पे इसको सॉल्व किया जा सकता था, इधर P10 और ई कैथरीन पे सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, बाकी तो ये हर2 यहाँ पे भी फंस जा रहा है, तो हर2 के बारे में थोड़ा आइडिया होना जरूरी है। इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा ढंग से कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जीपीसीआर forms the largest family of cell surface receptors, सही बात है ये। GPCR activate G protein, ये बात भी सही है। G protein are usually composed of 3 subunits, ये बात भी सही है, अल्फा बीटा गामा। A typical feature of these subunits and the receptor activation are, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार ये, सीधा सीधा क्या बोला इसके अंदर, G alpha is a membrane bound and is an unstimulated state is binds to GDP and in an unstimulated state it binds to GDP। देखो ये बात बिल्कुल सही है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है जी अल्फा, और जब वो बंद रहता है तो जीडीपी से बाउंड होता है, ये सही है। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है और अनस्टिमुलेटेड स्टेट में जीडीपी बाउंड होता है, तो मेम्ब्रेन बाउंड जब सही बोल दिया तो ये तो गलत हो गया, बी गलत हो गया, तो यहाँ से बी चला गया, बी और कहीं क्या नहीं है। आफ्टर बाइंडिंग टू द लिगेंड जीपीसीआर एक्ट लाइक अ गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर एंड हेल्प्स इन जी अल्फा एक्टिवेशन, ये बात भी सही है। और आरजीएस रिसेप्टर, यहाँ पे आरजीएस प्रोटीन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके, बेसिकली आरजीएस प्रोटीन जो रेगुलेटर होते हैं जी स्टिमुलेटरी के, तो रेगुलेटर और जी स्टिमुलेटरी क्या करते हैं, अल्फा सब यूनिट जो होते हैं उनके ऊपर जीटीपीएस एक्टिविटी या गैप एक्टिविटीज जो होते हैं उनको रेगुलेट करता है, ये बात भी सही है। तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, एसीडी तो सही हो गया। आरजीएस पढ़ा होगा ना तुमने, जो अल्फा सब यूनिट के जीटीपीएस एक्टिविटी गैप जो प्रोटीन्स होते हैं उनको, ये भी पढ़ा होगा अपन ने। जी प्रोटीन जो होता है उसके ऊपर दो काम करते हैं, जीएफ जो होंगे उसको एक्टिवेट कराने का काम करेंगे, गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर, जीटीपी लगा देंगे यहाँ पे, जीडीपी हटवा देंगे यहाँ से, ये जीडीपी से जुड़ा हुआ था पहले, और फिर गैप एक्टिविटी हो जाएगी तो यहाँ से एक पी निकल जाएगा, गैप यहाँ काम करता है, जीडीपी एज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, सही है। एसीडी जो हो गया इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेप्स इवेंट्स represent the pathway of presenting extracellular pathogen to cytotoxic T cells। TC cells को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में पूछा गया है, और यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। पहले अपन इससे सीख लेते हैं, एक एक स्टेटमेंट से चलते। तो यहाँ पे एक जगह सी दे रखा है, यहाँ पे एक जगह ई दे रखा है, तो सी देखो पहले क्या दे रखा है, प्रोटियोलाइसिस ऑफ वायरल प्रोटीन बाय द प्रोटियोसोम। भैया अभी तो वायरल प्रोटीन अंदर कहाँ है, किससे है, कुछ बाइंडिंग हुई, प्रोटियोसोम कहाँ बनाया, कुछ बताया ही नहीं, ऐसे ही बोल दिया डायरेक्टली प्रोटियोलाइसिस, हो ही नहीं सकता है। तो ई क्या बोल रहा है, ई क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ वायरल पेप्टाइड बाय साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। देखो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स CD8 पॉजिटिव सेल्स होती हैं, और CD8 पॉजिटिव सेल्स को MHC क्लास 1 एक्टिवेट करवाता है। MHC क्लास 1 मतलब एंडोजीनस मैकेनिज्म चल रहा है यहाँ पे। एंडोजीनस मैकेनिज्म के लिए तो सबसे पहले अगर तुमको याद आ रहा हो तो पिछले वीडियो में मैंने तुमको एक पूरा का पूरा ग्राफ समझाया था कि एंडोजीनस है, उसका प्रोटियोसोम है LMP1 to 7, उसमें फिर MCEL1, ये पूरा प्रोटियोसोमल लाइसिस हो रहा है। फिर उसके अंदर पे आपका क्या हो रहा है, वो टैप 1 टैप 2 वाला पूरा सेटअप चल रहा है, फिर वो ER लुमेन में जा रहे हैं, ER लुमेन में जाने के बाद वो MHC से जुड़ रहे हैं, और वो MHC से जुड़ने के बाद पूरा सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे CD8 पॉजिटिव MHC2 एंडोजीनस, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए से शुरू करते हैं। देखो असेंबली ऑफ क्लास 1 MHC प्रोटीन विद द बाउंड वायरल प्रोटीन इन, नहीं ये ए थोड़ी है, ये रहा है, फ्यूजन ऑफ एंडोसोम मेम्ब्रेन विद द वायरस एंड एस्केप ऑफ RNA एंड प्रोटीन इन द साइटोसॉल। बिल्कुल सही बात है, ये हम पूरा तोड़फोड़ कर देते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर से भी जो पेप्टाइड्स होते हैं उनको पकड़ लेंगे, प्रोटीन इन द साइटोसोल को। ठीक है, फिर क्या हुआ, असेंबली ऑफ क्लास 1 MHC,
MHC का क्लास 1 जो प्रोटीन है उसको हमने वायरल पेप्टाइड से जोड़ा, कहाँ पे, ER और गोल्जी में जोड़ते हैं, तो यहाँ पे ये B है, तो A के बाद में क्या डायरेक्टली B आ जाएगा क्या, नहीं, A के बाद में क्या होगा अल्टीमेटली यहाँ पे देखो, वायरल पेप्टाइड को हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद में हम उसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले एंडोसोम में हमने उसको पूरा का पूरा खोल दिया, किसको खोला, आपके वायरस को पहले खोला, खोलने के बाद हमने उसको तोड़ा, तो तोड़ा कहाँ पे, सी में तोड़ा, सी में कैसे तोड़ा, प्रोटियोलिसिस करवा दिया वायरल प्रोटीन का। प्रोटियोलिसिस करवाने के बाद क्या किया आपने, जब आपके पास प्रोटियोलिसिस हो गया उसका, LMP वो प्रोटियोसोम कॉम्प्लेक्स वगैरह, उसके बाद आपने उन पेप्टाइड को भेज दिया टैप 1 टैप 2 के थ्रू, कहाँ पे, ER में, ER के बाद में फिर हो गया गोल्जी, गोल्जी तक गया, तो अब आपके पास में क्या हो गया, यहाँ पे एक चीज और होगा, क्या, ये देखो जरा कि ए हुआ, ए के बाद में होना चाहिए था आपके पास में सी, सी के बाद में होना चाहिए यहाँ पे बाइंडिंग ऑफ द पेप्टाइड टू द चेन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ असेंबली ऑफ अल्फा चेन एंड बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन। हाँ, MHC1 पहले सेटअप करेंगे अपन, MHC1 पहले सेटअप किया, तो पहले क्या करा, खोला, फिर इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद में हमारे पास में MHC1 का सेटअप किया हमने। MHC1 का सेटअप होता है ER की मेम्ब्रेन पे, ऑन ER मेम्ब्रेन, और फिर जब ये ER की मेम्ब्रेन पे MHC1 सेटअप हो गया है और हम उसको ट्रांसपोर्ट कर दे रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, क्लास 1 MHC बनाने के बाद बनाएंगे D में, और B में उसको उसके साथ में बाइंड करा देंगे गोल्जी एपेटस में, तो फिर B तक पहुंच गए। तो A C D और B, A C D B कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे A C D और B, और आखिरी में क्या होगा, रिकॉग्निशन ऑफ वायरल पार्टिकल बाय द साइटोटॉक्सिक टी सेल। अब देखो इतनी मेहनत अगर तुमको नहीं करनी थी, तो ई तो तुम समझ रहे हो कि लास्ट स्टेप है, तो ई दो ही जगह आखिरी में आ रहा है, इनसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, ए के बाद डायरेक्ट डी कैसे हो सकता है, अगर तुम इस पर दिमाग लगाओगे तो भी बना सकते थे इसको, सिर्फ ई को आखिरी में देख के। मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, बट अगर वहां पे सॉल्व करना तो ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन्वॉल्वड इन फोटो ट्रांसडक्शन इन रॉड सेल्स अपॉन एलिमिनेशन आर गिवन बिलो। फोटो ट्रांसडक्शन पे भैया बार बार सवाल आता है, जीटी की सिग्नलिंग जो है, जी ट्रांसड्यूसिंग, तो उसकी सिग्नलिंग है, hyperpolarization, activation of phosphodiesterase, decreased release of synaptic transmitter, activation of transducin, decreased intracellular cyclic GMP और conformational change in the rhodopsin। सबसे पहले क्या होगा और सबसे बाद में क्या होगा, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले तो रोडोप्सिन के अंदर चेंज आता है, रोडोप्सिन के अंदर चेंज आता है क्या, वो 11 सिस रेटिनल ऑल ट्रांस कंडीशन वाला जो चेंज होता है वो आता है। उसके बाद में क्या होता है उसका, अल्टीमेटली वो ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट करता है, जीटी को, क्योंकि रोडोप्सिन क्या है, जीपीसीआर है, तो जीपीसीआर के अंदर चेंज आएगा तो वो जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, यहाँ पे जीटी है हमारा ट्रांसड्यूसिन। तो एफ के बाद डी, एफ के बाद डी का है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में यहीं से सवाल खत्म हो जाता है, कुछ दिमाग नहीं लगाना था। तो एफ के बाद डी, एफ के बाद डी के बाद क्या होगा, फॉस्फोडाइएस्टरेज को एक्टिवेट करेंगे, साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज वो जाएंगे, साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज के बाद में क्या होगा आपका, इंटरसेलुलर साइक्लिक जीएमपी टूट जाएंगे क्योंकि फॉस्फोडाइएस्टरेज ब्रेक कर देंगे, तो ई आ जाएगा। ई के बाद क्या होगा, हाइपर पॉलीमर हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि आपके कैटायन चैनल्स जो होंगे वो बंद हो जाएंगे, कौन से वाले, साइक्लिक जीएमपी गेटेड सोडियम चैनल बंद हो जाएंगे, हाइपरपोलराइजेशन, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका अल्टीमेटली यहाँ पे सी, डिक्रीज्ड रिलीज ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमीटर। कौन सा ट्रांसमीटर रिलीज होता है ये तुम मुझे बताओगे, पहले के क्वेश्चंस में बताया है, कमेंट में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंथ्रेक्स इज करेक्ट। ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है, ये दो सेक्शन बी के क्वेश्चन है जो यहाँ पे आ गए हैं गलती से, तो ये यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ऑलरेडी सेक्शन बी का क्वेश्चन है बट यहाँ पे अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, एंथ्रेक्स जो है ये आपका क्या पूछा है इसने, इज अबाउट करेक्ट, करेक्ट पूछा है ना। दिस इज एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम, नहीं भैया गलत है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बैसिलस एंथ्रेक्सिस, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नहीं है, पॉजिटिव बैक्टीरिया है। The B subunit of anthrax toxin is known as the lethal factor. A subunit of the lethal toxin is the protease that leaves the membrane of MAP kinase pathway. जरा इसके लिए एक डायग्राम देखो, ये देखो जरा, और इस डायग्राम से ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा। ये हमारे पास बैसिलस एंथ्रेक्सिस है और ये तीन तरह के हमारे पास में क्या दे रहा है, सेटअप दे रहा है, ठीक है, तीन तरह के हमारे पास सेटअप है। ये हमारे पास में एक पीए है, ये भी हमारा एक टॉक्सिन है, एलएफ टॉक्सिन लीथल फैक्टर, और ये आपके पास में इफेक्टिव फैक्टर, या इस तरीके से हमारे पास सेटअप है। तो ये जो है पेरिफेरल या पेरीप्लाज्मिक सेटअप जो है यहाँ पे आया, पीए, पीए जुड़ा आपके पास में यहाँ पे, और जुड़ने की वजह से ये इससे लिपिड राफ्ट के साथ में रिसेप्टर से जुड़ गया, रिसेप्टर से जुड़ने के बाद इसके बेसिकली कॉम्प्लेक्सेस बने, और उसके बाद में ईएफ और एलएफ जो है अंदर चले गए, एंडोसोमल अरेंजमेंट हुआ। ईएफ जो है ये बेसिकली कैम पाथवे और एटीपी के थ्रू साइक्लिक एमपी का लेवल चलाएगा, कैम तुम समझते हो काइलमोड्यूलिन का सेटअप है पूरा का पूरा, साइक्लिक एमपी के लेवल को बढ़ाने से करेगा एडिमा, ठीक है, एंथ्रेसिस जो कर रहे हैं अपन। और जो मैप काइनेस जो एलएफ है, लीथल फैक्टर जो है, ये आपके मैप काइनेस की सिग्नलिंग को बंद कराएगा, जिससे होगा नेक्रोसिस और हाइपोक्सिया, क्या होगा, नेक्रोसिस और हाइपोक्सिया। तो यहाँ पे अगर हम इस स्टेटमेंट या इस डायग्राम को थोड़ा सा समझे,
तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है, द ए सब यूनिट ऑफ द लीथल टॉक्सिन इज योर प्रोटीएज दैट क्लीव द मेंबर्स ऑफ मैप काइनेस काइनेस फैमिली। ये सही है, क्योंकि वो मैप काइनेस फैमिली को अगर खत्म करेगा तो उस वजह से क्या होगा अल्टीमेटली आपका वहां पे ये क्या बोल रहे हैं इसको अपन, नेक्रोसिस और हाइपोक्सिया होगा, ये लिखा हुआ नेक्रोसिस और हाइपोक्सिया। अगली क्या बात लिखी थी, द लीथल टॉक्सिन एडिमा टॉक्सिन कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल ए सब यूनिट। नहीं, ऐसा गलत है, ये ऐसा तो नहीं है, अलग अलग है। एडिमा टॉक्सिन जो है उसका अलग मैकेनिज्म है, ये जो बोला था अपन ने एडिमा टॉक्सिन और एडिमा फैक्टर इसका अलग केस है, लीथल फैक्टर का केस अलग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था एक अच्छा क्वेश्चन था, ये आसान सवाल नहीं था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement is a characteristic property of B cell epitope on the protein। तो ये प्रोटीन है, यहाँ पे ये एपिटोप है, आपको चाहिए कि यहाँ पे बी सेल एपिटोप, ये प्रोटीन जो है बी सेल इसके साथ में बाइंड करे, तो बीसीआर इसे जोड़ना चाहिए। बीसीआर जोड़ने के लिए हमारे पास में क्या है, बीसीआर में मैंने तुमको पहले भी बताया था कि बीसीआर क्या होता है, या तो आईजीएम हो सकती है या आईजीडी हो सकती है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज है। आईजी मतलब कोई एंटीबॉडी है बेसिकली। इसके लिए हमको क्या चाहिए, जरा सेटअप समझते हैं अपन। अमीनो एसिड सीक्वेंस इन द इंटीरियर रीजन आर कंपोज्ड प्रीडोमिनेटली ऑफ हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। किसके लिए बोल रहा है ये, इंटीरियर ऑफ द प्रोटीन के बारे में, तो उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमको बाइंडिंग तो यहाँ से चाहिए ना। तो इंटीरियर में हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक का वैसे मिक्स मिलता है, तो ये गलत हो गया। अमीनो एसिड सीक्वेंस इन द इंटीरियर आर कंपोज्ड ऑफ प्रीडोमिनेटली ऑफ हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड, अभी बताया कि मिक्स मिलता है, तो ये भी गलत हो गया, तो ये तो दोनों ही गलत हो गए। प्रोट्रूडिंग रीजन्स ऑन द सरफेस कंपोज्ड ऑफ प्रीडोमिनेटली ऑफ हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स। नहीं, सरफेस पे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड नहीं मिलते कभी भी, क्या मिलते हैं, हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स मिलते हैं। प्रोट्रूडिंग रीजन ऑन द सरफेस आर कंपोज्ड प्रीडोमिनेटली ऑफ हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड। एग्जैक्टली, हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड क्यों चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पे बाइंडिंग करवाना है, और यहाँ पे सब जगह पानी पड़ा है, पूरा पानी है, तो इसमें हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड में ही सेटअप हो पाएगा, एंड दैट इज द करेक्ट केस ऑफ फोर्थ। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो इसके सही बारे में बात कर रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। खत्म हो गए, चलो। सो भाई साहब ये था आज का लेक्चर। अगली कहानी जो अपन बात करेंगे वो होगा डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में, तो इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं अपन। आई नो कि थोड़ा सा डिले हो गया है, बट नाउ वी विल बी वर्किंग फास्ट, वेरी फास्ट। अच्छे से कमेंट्स करो, एक्टिव रिकॉल करते रहो, हर एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में सोचो और फिर काम करो। मॉक टेस्ट तो अपलोड हो गया है, उसको अच्छे से दो। सॉल्यूशंस जो है सेक्शन ए के वो अवेलेबल हो जाएंगे फटाफट से, और बाकी काम अपन करते हैं। नेक्स्ट लाइव सेशन 16th को है, इसका ध्यान रखना है, अच्छे से मेहनत करो, कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दैट। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।